वन, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज का, बिकॉज दो तीन हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें हम दो तीन टॉपिक करेंगे, वो इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं, और वो जो दो तीन इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं उनमें से एक पे सवाल आता है पेपर के अंदर। थैंक यू सो मच दनियाल। उन दो तीन टॉपिक्स में से एक पे यहाँ पे पेपर 1 में सवाल आता है अक्सर। वो तीनों जो फिर टॉपिक्स हैं, एक तो अलग सवाल आ सकता है इस सेक्शन में। उसके अलावा इन एडिशन टू दैट, ये जो आज का लेक्चर है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 2। पेपर 2 के एक या दो सवाल आपके हो जाएंगे, 99% हो जाएंगे अगर आप आज लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं इसको एक दफा दोबारा समझा दूं, मैं बाद में डिटेल से बात करूंगा, शॉर्टली बता रहा हूं। आज के लेक्चर में अगर आपको समझ आ गई, एक खास, सारे पॉइंट नहीं लग रहे, खास पॉइंट पे जाके, तो वो पेपर 1 में भी सवाल आता है उसका। लेकिन उसी के अंदर से अगर वो आपको समझ आ गई, तो पेपर 2 में जब आप वो लेक्चर मेरे आएंगे, उसमें मैं फिर आपसे पूछूंगा, और वो ऑलमोस्ट एक या दो क्वेश्चंस आपके आराम से कवर कर लेगा पेपर 2 में जाकर। होगा लाजमी, ये नहीं हो सकता कि पेपर 2 में इस पे सवाल ना आएगा, बट आपका वहां पे कवर हो जाएगा। सो मैं पेपर 2 पे लेक्चर कम रखता हूं, उसकी वजह ये होती है कि ये वाले टॉपिक्स में यहाँ पे आराम से स्लोली आहिस्ता आहिस्ता करके समझाऊंगा, और ताकि आपको पेपर 2 के अंदर भी वो मुश्किल ना हो, आपको समझ आ जाएगी। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट दैट इट्स इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट है, वो हमने बात करनी है। पेपर 1 में भी सवाल आ सकता है उसका, लेकिन पेपर 2 में मतलब पेपर 2 में कम से कम 8-10 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, और उन 8-10 टॉपिक में से एक या दो सवाल आपके कवर हो जाएंगे उसमें से। मैं अभी बताऊंगा कैसे होता है, ये जैसे एक आइडिया बता रहा हूं। मैं सिंपल सा कहना ये चाह रहा हूं कि आपने इस लेक्चर को बड़े गौर से सुनना है, आराम से सुनना है, लिखने से ज्यादा सुनने पे तवज्जो देनी है, और अंडरस्टैंडिंग पे तवज्जो देनी है। और इसलिए देनी है बिकॉज यहां से ज्यादा पेपर 2 के अंदर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर समझ ना आए, बीच बीच में पूछेगा, बिकॉज इसमें कोई रॉकेट साइंस लॉजिक नहीं होगी, बस एक इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको पता होगी या नहीं होगी। सो प्लीज, आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इट, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगला लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दो लेक्चर आपके इस सेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, बिकॉज वो यहां भी सवाल आ सकता है, पेपर 2 में भी, पाकिस्तान अफेयर्स में भी सवाल आ सकता है, करंट अफेयर्स में भी रिलेट कर सकता है, पता नहीं कहां कहां रिलेट कर सकता है। दिस इज सो 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 इंपॉर्टेंट वन। इससे ज्यादा मैं एम्फसाइज कर नहीं सकता। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द डिस्कशन। यू नीड टू हैव 100% आपने फोकस करना है इसके ऊपर। ऊपर एक आया था रबाइल का कि मैंने ईमेल का जवाब नहीं दिया। मैंने कुछ ईमेल का जवाब नहीं दिया जी, आई वाज चेकिंग द टेस्ट, ये एकेडमी के टेस्ट थे, बट आज शाम को मैं जो उनके टेस्ट ईमेल्स रह गई हैं, 3-4 मुझे ईमेल्स आई हुई हैं, आई वुड आंसर देम टुडे इंशाल्लाह। जी रफील, एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। हमने आज डिस्कस करना है गवर्नमेंट को। वी हैव टू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट टुडे। गवर्नमेंट का मीनिंग कोई बता दे जल्दी जल्दी। व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या होती है? अच्छा है नजर, गवर्नेंस होती है, दैट्स ट्रू। यस बरका, एग्जैक्टली, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अरसलान, मैंने सॉरी शुरू कर दिया, इस्लामिक कंसर्न स्टेट पे बाद में आ जाएंगे, क्योंकि मैं अब शुरू कर चुका हूं, मैं रिदम तोड़ना नहीं चाह रहा। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन 5-10 मिनट में आखिर में करा दूंगा, वो आसान है। इस पे चलते हैं, मैं सॉरी भूल गया था वो। अच्छा, इट्स दी गवर्नमेंट, वो एजेंसी है, वो इंस्टीट्यूशन है, वो रूल्स हैं जिनके जरिए से स्टेट को मैनेज किया जाता है, स्टेट को गवर्न किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड बॉडी टू गवर्न, द इंस्टीट्यूशन टू गवर्न, द ऑर्गेनाइजेशन दैट गवर्न्स व्हाट? इट गवर्न्स द स्टेट। नेवर से इट गवर्न्स द पीपल। मिसाल देता हूं कोई छोटी सी, अगर आप ये कहें इट गवर्न्स द पीपल, अक्सर लोग लिखते हैं, तो मेरा सवाल है, अक्साई चेन का जो एरिया है जहां कोई आबादी नहीं है, लेकिन वहां पे चाइनीज गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मैनेज द टेरिटरी, नॉट द पीपल ओवर देयर। वो लोगों को मैनेज कर रही है, सॉरी लैंड को मैनेज कर रही है, वहां लोग हैं ही नहीं, आबादी ना, तो क्या आबादी ना हो, उस टेरिटरी को मैनेज करना गवर्नमेंट का काम नहीं होता? Is it not job of the government to manage the territory even if there is no population there? It is their job. So government का काम है, गवर्नमेंट वो एजेंसी है, वो लोग हैं, वो इंस्टीट्यूशन है, वो इदारा है,
जिसका काम है कि आपने मैनेज करना है स्टेट के मामला को। वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, वो डिक्टेटरशिप भी हो सकती है, जो मर्जी हो। हमें अभी टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे नहीं जाएंगे, टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जाके। इस लेक्चर में हम गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेंगे कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी टाइप्स जो हैं याद रखिएगा, जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसको आप पार्लियामेंट्री कहते हैं, प्रेसिडेंशियल कहते हैं, वो बात की बात है। So simply, government is that agency which manages the affairs of state. It's that institution, that agency, that mechanism, that authority that has the responsibility to manage the affairs of state. मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था, मुझे याद है आपकी क्लास में, मैंने कहा था ये स्टेट की आया होती है। इसका काम है देखभाल करना, ख्याल रखना रियासत के मामलात का, और रियासत में लोग भी आते हैं, टेरिटरी भी आती है, ये उसका काम होता है। सॉर्ट ऑफ देखभाल करना उसका काम है, मैनेज करना उसका काम है। ये गवर्नमेंट कहलाती है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे सोच के जवाब दीजिएगा, जल्दी नहीं चाहिए जवाब, अच्छा जवाब चाहिए। इट इज अ सोलो स्टेट, ट्रू शाहनजर? अच्छा, आप ठीक ट्रेवल कर रहे हैं। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मैंने आपको थिंकर्स पढ़ाए हैं, वेस्टर्न थिंकर्स। उन वेस्टर्न थिंकर्स में से एक थिंकर ने, पहला थिंकर जिसने कॉन्सेप्ट बताया कि स्टेट अलग होती है, गवर्नमेंट अलग होती है, और गवर्नमेंट का काम स्टेट को मैनेज करना होता है, हु वाज दैट? मैंने कहा था जल्दी नहीं करेंगे ना, सोच के बताना। सारे बोले, अभी मैं जवाब सही नहीं दे रहा। इट वॉज जॉन लॉक जी। जॉन लॉक के अंदर कंट्रीब्यूशन में मैंने बताया था कि लॉक ने कहा था 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। आप जिन लोगों को नहीं याद, मैं रिपीट कर रहा हूं, उसने कहा था 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कम्युनिटी का आपस में, और उस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में स्टेट बनी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। दूसरा हुआ था गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट, उसको कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट में कम्युनिटी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव से कॉन्ट्रैक्ट किया, and that was the contract between the people and their representatives, और as a result of that contract एक गवर्नमेंट वजूद में आई। और गवर्नमेंट का क्या काम था? व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इन द गवर्नमेंट? अगर आपको याद हो किसी को? यस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है, राइट को प्रोटेक्ट करना है। ये 3 मेन प्रोटेक्शंस हैं जिसने बात की थी। दैट वाज द गवर्नमेंट, जिसको कहा गया कि आपने ये काम करना है। और अगर आपको ये भी भूल जाए, अगर आपको याद हो, मैंने लॉक की बुक का नाम बताया था, बुक का नाम था फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। नाम से जाहिर है, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। आपको उससे भी आइडिया हो जाना चाहिए कि नाम ही किताब का गवर्नमेंट है, तो उसकी थ्योरी गवर्नमेंट की आ जाती है। अब ऐस हाफ को मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप लेक्चर को देख लीजिएगा। मैं चारों में गवर्नमेंट पे रहूं, लफ्ज गवर्नमेंट पे रहूं। So Locke was the first thinker। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का बच्चा, अगर गवर्नमेंट का लफ्ज यूज होता है, इसकी थ्योरी बतानी पड़ती है, तो आप पॉलिटिकल साइंस के बच्चे अगर लॉक का जिक्र नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स थोड़े कम आ जाते हैं। और ये मज़ा लक में नहीं लिखा होता, मेरी किताबें में नहीं लिखा होगा, ये आपको लेक्चर में चीजें पता चलती हैं। सो you must relate this concept of government with the Lockean concept of the social contract। उसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप रिलेट करेंगे और फिर यहां पे लिखेंगे। शॉर्टली आपने बताना है जी, लॉक के अंदर 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जिसने लॉक ने कहा स्टेट ऑफ नेचर में 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। एक कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट बनी, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में कम्युनिटी ने अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज किए थे। सॉर्ट ऑफ यस मिशाल, यू विल राइट द डेफिनेशन डेफिनेटली। मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो आपने डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। सो यू विल राइट हाउ लॉक वाज द फर्स्ट वन, जिसने पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, और फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल था, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट वजूद में आई। दिस वाज हिज आइडिया हाउ गवर्नमेंट्स केम इनटू बीइंग इन द स्टेट ऑफ नेचर। खैर, ये तो बात होगी जनरली स्पीकिंग। अब गवर्नमेंट की लॉक के बाद अगला एक मैंने आपको कहा था, एक छोटा सा हिंट दूंगा, मॉन्टेस्का। मॉन्टेस्का हम उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, जब हम जाएंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे। बट शॉर्टली यहाँ पे गवर्नमेंट का काम होता है स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करना। गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है, उसका काम है स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करना। अगर स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करना है तो रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट जो स्टेट मैनेजमेंट का काम है
it will divide that work, it will divide the functions of government in three main organs of the government. गवर्नमेंट वो इदारा है और वो उस इदारे ने काम करना है, स्टेट को मैनेज करना है, लेकिन मैनेज कैसे करेगी? when it will create sub institutions of the government. गवर्नमेंट के तो इदारे बनेंगे और तीन मेन इंस्टीट्यूशंस दैट वुड फंक्शन एज अ गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इटसेल्फ इज नथिंग बट दीज थ्री ऑर्गन्स. जैसे आप और मैं इंसान हैं और हम इंसान कहलाते हैं. इंसान क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ ये डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स हैं. सर है, टांगे हैं, सारा हमारा जिस्म जो है दैट कंपोजेस ऑफ व्हाट वी कॉल द ह्यूमन बीइंग्स. सो जस्ट लाइक दैट व्हाट इज द गवर्नमेंट? हमने स्टेट को तो देखा, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट इटसेल्फ क्या है? गवर्नमेंट इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन ऑर्गन्स. इतने सारे बच्चों ने माशाल्लाह से लिख दिया. और वो तीन ऑर्गन्स कौन से हैं? मैं स्टार्ट करूंगा लेजिस्लेचर से, बल्कि एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करते हैं. नहीं, लेजिस्लेचर ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद लेजिस्लेचर. सेकंड इज एग्जीक्यूटिव and the third is judiciary. Executive, legislature, executive, judiciary, these are three main institutions, three main organs of the government. ये गवर्नमेंट के तीन मेन ऑर्गन्स हैं, तीन मेन इंस्टीट्यूशंस हैं. अच्छा, इसकी तरतीब से फर्क नहीं पड़ता. मैं सोच इसलिए रहा था बेसिकली क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं पहले वो चीज़ समझाऊं जो आपको समझ आ जाए. ये अगर एग्जीक्यूटिव को पहले लिख दूं तो फिर आपको शायद वो ज़्यादा समझ नहीं आएगी. सो मेरी तरतीब है, बट आप जुडिशरी को पहले लिख लें, जिसको मर्जी पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता तरतीब से. तीन ऑर्गन्स हैं और तीनों बराबर के ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इटसेल्फ कुछ नहीं है तो डेफिनेशन जो बताई है कि स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करती है, बट वो मैनेजमेंट करने के लिए फंक्शन डिवाइड कर देती है तीन इदारों के अंदर. और वो तीन इदारे जो हैं वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हैं. दीज आर द थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब आते हैं इन तीनों ऑर्गन्स के ऊपर. गवर्नमेंट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है. गवर्नमेंट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट टू एक्चुअली मैनेज द स्टेट अफेयर्स. और ये तीन इदारे ही गवर्नमेंट कहलाते हैं. अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हर एक के ऊपर. अब जरा मेरा जुमला जरा गौर से सुनिएगा प्लीज. पेपर 1 के अंदर मोस्ट लाइकली अगर क्वेश्चन आया तो इस पे आएगा. लेजिस्लेचर पे और एग्जीक्यूटिव पे मोस्टली चांसेस नहीं होते पेपर 1 में सवाल में आने के. इट्स लीस्ट लाइकली, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएगा, बट लीस्ट लाइकली कि इन पे सवाल पेपर 1 में आएगा. इन पे सवाल पेपर 2 में जो मैं कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे रिलेट करेगा. कैसे करेगा अभी बाद में पढ़ेंगे. बट यहां पे इस सेक्शन में सवाल जो आता है वो जुडिशरी पे आता है. तो मैं यहां पे लेजिस्लेचर से स्टार्ट करूंगा, एग्जीक्यूटिव पे जाऊंगा, जुडिशरी पे. बट ये 2 पॉइंट मैं आज पढ़ाऊंगा. फिर आप 3-4 लेक्चर के बाद, 4 लेक्चर के बाद आपको जब मैं पेपर 2 स्टार्ट करूंगा तो मैं आपसे उस वक्त पहले 2 लेक्चर्स जो होंगे, ये 2 लेक्चर्स होंगे, मैं कोशिश करूंगा इकट्ठे लेक्चर्स हो जाएं. तो उन 2 लेक्चर्स में मैंने आपसे पूछने हैं ये फंक्शंस. मैं नहीं पूछूंगा, मैं नहीं बताऊंगा. आई विल आस्क यू गाइस. जो ये पढ़ाऊंगा वो आपसे मैं पूछूंगा कि भाई ये क्या पढ़ा था, और एक दिन पहले बताऊंगा कि आपने पढ़ के आना है. बिकॉज दिस इज सेम 99 तो नहीं, चले 95% कंटेंट सेम होगा जो हम आज पढ़ेंगे. जस्ट 4-5% डिफरेंट होगा. वो मैं पढ़ाऊंगा सारा, बट मैं पूछूंगा आपसे पढ़ा के फिर शुरू करूंगा सारा. तो ये ध्यान में रखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद लेजिस्लेचर. यहां से शुरू करते हैं, फिर हम जाएंगे एग्जीक्यूटिव पे, फिर हम जुडिशरी पे. जुडिशरी जो है वो यहाँ पे सवाल इस सेक्शन में पेपर 1 के उसमें सवाल आता है. अक्सर तो नहीं आता लेकिन आ सकता है, चांसेस होते हैं उसके ऊपर. जी आतिफ, एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू. सो लेट्स स्टार्ट विद लेजिस्लेचर. इस पे स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेचर पे. लेट्स फर्स्ट डिफाइन इट. फिर इसकी टाइप्स, काइंड्स अगर होती हैं वो देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, डिफरेंट डिबेट्स जो हैं उसके अंदर क्या होती है. लेजिस्लेचर इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज दैट organ of the government whose primary function is to legislate. It's that organ of the government whose primary function is
टू लेजिस्लेट और टू मेक लॉज, जो लिखा हुआ है बच्चों ने, लॉ मेकिंग, मेक लॉज, जो भी कहते हैं, ये प्राइमरी फंक्शन। नेवर एवर, सुन ले मेरा जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट, नेवर एवर राइट लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन विच मेक्स लॉज। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन, बट दिस इज नॉट द ओनली फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। ये याद रहेगी बात, ये इसका बुनियादी काम है, सिर्फ ये काम नहीं है, और भी बहुत सारे काम है उसके, अभी हम पढ़ेंगे क्या काम होते हैं। तो डेफिनेशन में लाजमी प्राइमरी फंक्शन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कह लें, द मोस्ट प्राइमरी फंक्शन कह लें, द मोस्ट बेसिक फंक्शन कह लें, बट नेवर राइट द ओनली फंक्शन। ये स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस में ये एक प्रॉब्लम कह लें कि टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें आपने ठीक लिखना है, मतलब आप लैक्स नहीं हो सकते जी कोई बात नहीं मैंने ओनली लगाया या नहीं लगाया, यहां फर्क पड़ता है हमारे यहाँ। तो पॉलिटिकल साइंस में आपने एक जुमला सोच के लिखना है, इट्स दैट इंस्टीट्यूशन हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू लेजिस्लेट, और लेजिस्लेट का मतलब होता है टू मेक लॉज। लेजिस्लेचर, yes, exactly. Legislature, does it consist of one person or two persons? No. Legislatures are plural bodies. Legislatures are always the assembly of people. Yes, Arsalan, assembly of people, the plural body, not one person, not two person. It's always a plural body. अगेन यहां पे बच्चे थोड़ा जोश में आ जाते हैं, लिखते हैं कि जी इट्स एन इलेक्टेड बॉडी। दुनिया में हर जगह इलेक्टेड नहीं होती प्लीज। मैं बहुत सारी एग्जांपल दे सकता हूं कि आपके पास सऊदी अरेबिया में असेंबली है विच इज नॉट एन इलेक्टेड असेंबली, जरूरी नहीं होता। सो आप इलेक्टेड पे ना होके जाइएगा, जो आपको मैं बता रहा हूं आपने उसी पे रहना है प्लीज, ये गौर सुना। लेजिस्लेचर इज अ प्लूरल बॉडी, मोस्टली इलेक्टेड, मोस्टली इलेक्टेड, mostly elected, but in non-democratic states it can also be appointed one. मैं फिर भी करूं, legislature is a plural body consisting of multiple people. It is mostly elected, but in non-democracies it is also appointed. बात समझ आ रही है? जुमले को छोड़िए, बात समझ आ रही है कि दुनिया में मोस्टली पार्लियामेंट लेजिस्लेचर इलेक्टेड होती है। पार्लियामेंट का लफ्ज़ साथ में भी यूज नहीं करना प्लीज, अभी पार्लियामेंट का लफ्ज़ यूज नहीं करना, पार्लियामेंट के लफ्ज़ पे भी आ रहा हूं, आपने लेजिस्लेचर यूज करना है। दे आर मोस्टली इलेक्टेड, लेकिन कुछ डिक्टेटरशिप ऐसी होती है जहां पे नाम नहीं लेना, सऊदी अरेबिया का, अमेरिका का, किसी का नाम नहीं लेना, आप कहना जी मोस्टली इलेक्टेड होती है। कुछ मुल्कों में इलेक्ट नहीं होते, वो सेलेक्टेड होते हैं या अपॉइंटेड होते हैं, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल्स, लेजिस्लेचर्स की दुनिया में कोई एग्जाम्पल्स, आप अब एग्जाम्पल में यहां से वो दूंगा जो पेपर 2 में हमारे कोर्स में लेजिस्लेचर्स हैं। पेपर 2 में जो 6, 7, 8 हैं हमारे कोर्स में, कॉन्स्टिट्यूशंस, मुल्क जो डिफरेंट कोर्सेज में हैं, उनसे एग्जाम्पल लेकर यहां पे कोट कर दें। स्टार्ट करते हैं अपने घर से, पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में भी लेजिस्लेचर है, डू वी हैव अ लेजिस्लेचर? यस, और उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लेजिस्लेचर? नो, नॉट नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट नाम है। द नेम ऑफ लेजिस्लेचर इन पाकिस्तान इज मजलिस शूरा भी कहते हैं, और पार्लियामेंट, दोनों लफ्ज यूज किए हुए हैं आइन के अंदर, मजलिस शूरा या पार्लियामेंट कहते हैं, दोनों लफ्ज यूज है। तो मैं पार्लियामेंट कह रहा हूं उसको, पार्लियामेंट नाम है जी हमारे मुल्क के अंदर। अब जरा आप मुझसे पूछें, और लाजमी पूछें, कि पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर में क्या फर्क है? तो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर को ही कहते हैं, बट पाकिस्तान में उसको पार्लियामेंट कहते हैं। Legislature is the term used in political science, and जब वो political science पाकिस्तान में एंटर होती है तो political science पाकिस्तान वाली उसको कहती है it's called parliament. Yes, exactly, Arsalan, absolutely. जैसे आप कौन है? आप पैदा होते हैं, बच्चा पैदा हुआ, फिर थोड़े दिनों बाद बच्चे का नाम हो जाता है, कोई है तो बच्चा ही ना, लेकिन नाम है। आप इंसान भी हैं, आप इंसान भी हैं, और इंसान होने के साथ साथ आपका कुछ नाम भी है। बायोलॉजी में आपको कहते हैं होमोसेपियंस, होमोसेपियंस शायद कहते हैं, और यहाँ पे हम आपको अरसलान कहते हैं, जो भी नाम हो आपको नाम देते हैं सॉर्ट ऑफ। सो इट्स अ सिंपल आइडिया। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है
पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है वो कहता है लेजिस्लेचर, और हम पाकिस्तान में उसका नाम रखा हुआ है पार्लियामेंट। इज इट क्लियर? शाहरुख बिल्कुल नहीं लिखनी प्लीज, ये मिसाल ही लिखनी पेपर में, बच्चा कहते हैं इंसान कहते हैं प्लीज, मैं मजाक कर रहा था बट समझा रहा हूं आपको। इज इट क्लियर? लेजिस्लेचर इन पाकिस्तान, पार्लियामेंट इन पाकिस्तान। अच्छा, हाँ आसान वाली तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी, ट्रू। अगला सवाल, पाकिस्तान एग्जाम्पल, इंडिया में चलते हैं। इंडिया में क्या कहते हैं? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लेजिस्लेचर इन इंडिया? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, इंडिया में पार्लियामेंट। अब मैं जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूं, इंडिया में भी पार्लियामेंट। आप सारों का जवाब गलत है, पार्लियामेंट। आगे चलते हैं, यूके में, इन यूके इट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। इन फ्रांस इट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। इन अमेरिका, इन यूएस इट इज कॉल्ड कांग्रेस। इन यूएस इट इज कॉल्ड कांग्रेस। इन और कौन से हैं हमारे पास? चाइना, in China it is called NPC, National People's Congress. सुनते जाएं प्लीज। In China it is called NPC, National People's Congress. In Turkey it is called GNA, Grand National Assembly. In Turkey it is called GNA, Grand National Assembly. In Germany it is called Parliament. In Iran it is called ICA, Islamic Consultative Assembly. पता नहीं कहां कहां क्या कहते हैं, फॉरगेट अबाउट दैट, बट ये सारी एग्जाम्पल आपने नहीं लिखनी, दो तीन अपनी मर्जी की जो अच्छी लग रही हो आप नाम लिख दीजिएगा, जो आसान लग रही हो अच्छी। सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल देंगे गलत होगा। आप पाकिस्तान हो जाएगा ताकि कोई सवाल मुझसे पूछे तो मेरा टाइम बच जाए। यू कैन सेव माई टाइम ओवर हियर। यूके में पार्लियामेंट, यूके में पार्लियामेंट, इसीलिए कह रहा था कोई लिखते मेरा टाइम बच जाएगा। ईरान में ICA, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। इन चाइना इट इज कॉल्ड NPC, नेशनल कांग्रेस। थैंक यू सो मच सफीना, थैंक यू फॉर सेविंग माई टाइम। ओके जी, आगे चलते हैं। ये हर मुल्क के अंदर अपने मेरे नाम है। Now, legislatures are of two types. Legislatures are of two types. अच्छा, यहाँ पे जुमले टाइप पे जाने से पहले एक छोटा सा जुमला प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। रशिया में मुझे नहीं पता, रशिया में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं, मुझे रशिया का रफील नहीं आइडिया, सॉरी, आई एम नॉट सो श्योर। अच्छा नहीं, डूमा तो अपर हाउस है जुनेद। ओवरऑल दोनों का नाम क्या कमाइना? अच्छा जरा सुनिएगा प्लीज जुमला, ये सुनने, आपने लिखना नहीं है, पेन छोड़े मेरी तरफ देखिएगा। नाउ पेपर 1 में, in paper 1 when you will be discussing anything you will use the word legislature. In paper 1 when the question comes on any topic और आपको यूज करना पड़े लफ्ज के लिए तो आप यूज करेंगे legislature. But if you have to talk about some specific states example, मिसाल अगर आप यूके की मिसाल लिखना चाह रहे हैं तो फिर आप वहां लेजिस्लेचर का वर्ड नहीं लिखेंगे, लेजिस्लेचर इन यूके का लफ्ज नहीं लिखेंगे, आप वहां पे लिखेंगे पार्लियामेंट इन यूके। जब किसी मुल्क की केस स्टडी लिख रहे होंगे तो आप लिखेंगे उस मुल्क की लेजिस्लेचर का नाम, और अगर आप जनरली डिस्कशन कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे लफ्ज लेजिस्लेचर। टेल मी यू आर ओके विद दैट? आपको समझ आ गई इस बात की? ये गलती आप बहुत ज्यादा करेंगे और मैं आपकी गलतियां ठीक भी करूंगा इंशाल्लाह, और आप ये गलती परफेक्ट और यस जो कह रहे हैं ना, मुझे पता आप लोगों ने गलतियां करनी है फिर भी, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ठीक करूंगा। आप प्रैक्टिस करिएगा यहाँ पे, ताकि गलती हो तो मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा ताकि हम ठीक करें। मैं गलती करूं, आपने मुझे पॉइंट आउट करना है, आपने की तो मैंने पॉइंट आउट करना है। लेट्स मूव जी, टाइप्स। टाइप्स दो टाइप्स हैं, आसान है। एक को हम कहते हैं यूनिकैमरल, और आपको पता ही होगा वैसे, और एक को हम कहते हैं बाइकैमरल। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये दो टाइप्स हैं, दो मेन टाइप्स। यूनिकैमरल क्या होती है? इट्स दैट लेजिस्लेचर
which consists of a single house. There's only single one house in it, a single body, a single plural body. उसको हम कहते हैं यूनिकैमरल. यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की एग्जाम्पल्स 3 हमारे कोर्स में एग्जाम्पल्स हैं, लिखें अपने पास. चाइना की यूनिकैमरल हाउस का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट यूनिकैमरल हाउस? जल्दी से कोई बताए. अब शॉर्ट एब्रिविएशन बनानी है. एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस. दूसरी एग्जांपल है टर्की. टर्की का क्या नाम है? जीएनए. अक्सर आपको पूछा है तो डीएनए के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, याद रह जाएगा सर. जीएनए, यस, सिंगल लेजिस्लेचर हाउस, दैट्स ट्रू दनियाल. और जीएनए ग्रैंड नेशनल असेंबली, मैंने कहा डीएनए के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी. तीसरी एग्जांपल है ईरान की, जहां पे है आईसीए, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली. बाकी हमारे कोर्स में जितने भी हैं वो सारी यूनिकैमरल नहीं है. बाइकैमरल इज दैट लेजिस्लेचर which consists of 2 houses. It's that legislature which consists of 2 houses. Thank you, Shanazar. Exactly. 2 हाउस होते हैं. One is called lower house, another one is called upper house. One is called lower house, other is called upper house. अच्छा, अब लोअर हाउस और अपर हाउस में फर्क क्या होता है? अब ये जरा सवाल गौर से सुनिएगा. पहले एग्जांपल नहीं, पाकिस्तान में बाइकैमरल एग्जांपल लिखे. चलिए पहले एग्जांपल लिखते हैं, फिर मैं लोअर और अपर हाउस के डिफरेंस बताता हूं. एग्जांपल लिखते हैं पहले. पाकिस्तान, इंडिया, यूके, यूएस, फ्रांस, एग्जैक्टली अमन. लेट्स टेक देयर नेम्स. इन यूके फॉर एग्जांपल, बल्कि पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं. इन पाकिस्तान, लोअर हाउस इज कॉल्ड lower house of the parliament is called national, and upper house is called senate. सेम नाम है फ्रांस के अंदर, सेम नेम्स. फ्रांस की पार्लियामेंट भी बाइकैमरल है, और वहां भी लोअर हाउस इज कॉल्ड नेशनल असेंबली, और वहां भी अपर हाउस इज कॉल्ड सेनेट. तो कब मारे, उन्होंने हमें कॉपी किया या हमने उन्हें कॉपी किया? एग्जैक्टली हमने किया होना है, ऑब्वियसली बात है. प्लेजरिज्म आप नहीं करते होते, कॉपी पेस्ट करते, तो स्टेट ने भी कॉपी पेस्ट कर दिया उनसे सारों. चले एनी हाउ, उसके बाद ट्रू शाफे, ट्रू. अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल यूके की. यूके में लोअर हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ कॉमन्स एंड अपर हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स. नहीं रमना, हाउस ऑफ उल्टा हो गया आपका. Lower house is called House of Commons and upper house is called House of Lords. अच्छा, ये यूके के अंदर 2 एग्जांपल्स. लोअर हाउस एंड अपर हाउस मिलाकर के लाते हैं पार्लियामेंट. अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिका के अंदर लोअर हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अपर हाउस इज कॉल्ड सेनेट. इन यूएस, लोअर हाउस इज कॉल्ड House of Representatives and upper house is called Senate. इंडिया के अंदर भी बाइकैमरल है. लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा एंड अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा. इज इट क्लियर जी? नो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अच्छा, क्यों ये नाम है नहीं देखना. हमने फ्रांस से क्यों लिया नहीं देखना, फ्रांस ने हमसे क्यों लिया नहीं देखना. बस क्या है आपने ये बताना है, क्यों है. अपना दिमाग नहीं थकाना. वो वाला जुमला याद रखें, फिलोसोफर नहीं बनना आप लोगों ने. आपने फिलोसोफर नहीं बनना, बस वही है. कोई एक बंदा सारे नाम अगर लिखते जी प्लीज, यहां पे सारे मेरे आसानी कर दें ताकि सबको समझ आ जाए वहां. अगला एग्जाम्पल, अगला पॉइंट, लोअर हाउस क्या होता है, अपर हाउस क्या होता है, शॉर्टली सी मिसाल दें. थैंक यू सफीना, थैंक यू फॉर शेयरिंग. जिनको नहीं मिला जी प्लीज देख लें. नाउ लोअर हाउस, ये सुनिएगा गौर से. लोअर हाउस इज यूजुअली elected
on the basis of population. Lower house is usually elected on the basis of population. इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि मुल्क के जिस एरियाज में आबादी ज़्यादा होगी, जिस प्रोविंस में, जिस रीजन में, जिस काउंटी में फॉर एग्जांपल आबादी ज़्यादा होगी, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ज़्यादा होंगे। जिसकी आबादी कम होगी, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स कम होंगे। इज इट क्लियर? जिस मुल्क में जिस रीजन की आबादी ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा नुमाइंदे आएंगे। आबादी की बुनियाद पर नुमाइंदे आते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 4 लाख लोग जो हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, जरूरी नहीं है 4 लाख लोगों का एक नुमाइंदा होता है, तो मुझे बताएं बलूचिस्तान से नुमाइंदे ज़्यादा होंगे फिर पंजाब से? क्योंकि पंजाब में 4 लाख वाले रीजन बहुत ज़्यादा हैं, सड़क बलूचिस्तान में कम है, तो पॉपुलेशन की बेसिस पे जो है वो इलेक्ट होता है हाउस। यूजुअली क्लास में बार बार लफ्ज़ यूज करूं, यूजुअली नॉट ऑलवेज। एग्जैक्टली, मोर पॉपुलेशन मोर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लोअर हाउस। ट्रू अदीब। अपर हाउस इन एवरी कंट्री, नॉट एवरी कंट्री, मैंने कहा यूजुअली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नॉट एवरी, तमाम मुल्कों में लफ्ज़ यूज नहीं करा। यूजुअली का मतलब ये होता है मोस्टली होता होगा, हर जगह पे नहीं होता। अपर हाउस, the upper house usually का लफ्ज़ फिर इस्तेमाल करूं, usually gives equal representation to provinces and regions. Upper house usually has equal representation for provinces and regions. मैं यूजुअली का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर मुल्क में ऐसा नहीं होता, किन मुल्कों में नहीं है, हमारे कोर्स में जो बाद में है वो डिटेल मैं ये डिटेल यहाँ पे छोड़ के रख रहा हूँ ताकि हम बाद में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जस्ट सिंपली जुमला कुछ मुल्कों में होता है, कुछ मुल्कों में नहीं होता। इज इट क्लियर? एक सवाल जो आप यहाँ पे क्यों वाला जरूर पूछेंगे, लेकिन मैं उसका जवाब यहाँ पे नहीं दूंगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में शायद डिस्कस करें, और वो है कि क्यों कुछ मुल्कों में यूनिकैमरल है और कुछ में बाइकैमरल है। वाई देयर इज यूनिकैमरल इन सम एंड बाइकैमरल इन सम। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एक जुमला जरूर नोट कर लें अपने पास, और वो जुमला मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वाई वो मैं हमें एडमिन कर रहे हैं मेरे ख्याल में, आप उसको कर रहे हैं ना, वेरीफाई कर रहे होते हैं एडमिन, एक्चुअली ऐसा ही है, वो वेरीफाई कर रहे होते हैं एडमिन ना, वो इसलिए कर रहे होते हैं कुछ बच्चों को। अच्छा, यस, ये आप लोग ठीक कह रहे थे। फेडरेशंस मस्ट हैव बाइकैमरल। आई रिपीट दिस पॉइंट, फेडरेशन में बाइकैमरल जरूर होनी चाहिए। यूनिकैमरल, सॉरी, फेडरेशन में बाइकैमरल होनी चाहिए, फेडरेशन मस्ट हैव अ बाइकैमरल। बट फेडरेशन के मुखालफ में एक दूसरी स्कीम होती है जिसको हम कहते हैं यूनिटरी स्टेट्स। मैं यहां पे लिखा हूं लफ्ज़, फेडरेशन के अपोजिट में होता है यूनिटी। ये क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे जाके, मैंने कहा था मैं अभी बताना नहीं। यूनिटी को हम बाद में, इस स्टेट में जो स्टेट यूनिटरी हो वहां यूनिकैमरल भी हो सकता है, वहां बाइकैमरल भी हो सकता है। अगर आपको ये बात समझ ना आई तो इसको इग्नोर कर दें, पहला जुमला लाजमी याद रखें, फेडरेशंस मस्ट हैव बाइकैमरल। अगर फेडरेशन ना हो, वो बाइकैमरल भी हो सकती है, यूनिकैमरल भी हो सकती है, बट फेडरेशन के लिए बाइकैमरल होना जरूरी है। दैट्स अ सिंपल स्टेटमेंट, बट जब हम फेडरेशन पढ़ेंगे जाके इस पर मैं मजीद बात करूंगा। दिस इज हाउ आई वुड एंड ओवर हियर जी। ये सारी बात आ गई लेजिस्लेचर की, थोड़ी सी टाइप्स की बात कर दी, थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया उसके हवाले से। लेट मी गो to the most important part of legislature, which is its functions. Let's talk about the functions of legislature. Functions कहते हैं, powers कहते हैं, role कहते हैं, ये almost तीनों वर्ड interchangeable होते हैं, not exactly but almost. अच्छा,
एडमिन ऐड कर रहे हैं मेरे ख्याल में, स्लोली कर रहे हैं लेकिन ऐड कर रहे हैं मेरे ख्याल में। नासिर आप हैं? बच्चे ऐड हो रहे हैं, वो कर रहे हैं ऐड, मैंने अभी उनसे पूछा दोबारा। हाँ अंडरस्टैंड। ओके, let's see the functions, the powers and role of legislature. legislatures के रोल को, legislature के functions को या रोल को, ये मोस्टली इंटरचेंजेबल होते हैं। अच्छा, अब ये फंक्शन जो मैं पढ़ाऊंगा जी, ये जरा सुनिएगा पॉइंट। ये जो फंक्शन मैं पढ़ाऊंगा, ये फंक्शंस एज इट इज ऐसे हैं जो पेपर 2 में इस्तेमाल करने हैं। वो पहले वाले इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो बेसिकली बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन थी, वो नाम ही याद रखने थे। ये जो फंक्शंस है लेजर के, ये बात मिसाल के तौर पर पेपर 2 में कभी सवाल आ जाता है टर्किश जीएनए के फंक्शंस लिखें, पावर्स लिखें, तो मैं आपको 95% पावर्स आज बता दूंगा जो शाम फंक्शंस हैं। जो लेजिस्लेचर्स जनरली फंक्शन होंगे वही टर्की की लेजिस्लेचर के फंक्शन होंगे, जो लेजिस्लेचर के फंक्शन यहाँ पे होंगे वही पाकिस्तान की पार्लियामेंट के होंगे, वही इंडियन के होंगे, वही फ्रांस के होंगे, वही यूके के होंगे, वही अमेरिका के होंगे। मैंने कहा सिर्फ फर्क होगा कोई 5% फंक्शन का फर्क होगा, वो मैं जाके पेपर 2 में पढ़ाऊंगा। सो इफ द क्वेश्चन कम्स ऑन द फंक्शंस ऑफ एनी लेजिस्लेचर यू कैन इजीली अटेम्प्ट इट। इस बुनियाद पे आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उन लोगों का जिक्र नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक अबाउट फ्रांस एंड जर्मनी एंड चाइना एंड टर्की एंड ऑल दैट। मैं यहाँ पे जनरली पढ़ाऊंगा, बट जब उन मुल्कों को पढ़ेंगे तो you will write the same answer, you will write the same functions exactly। I mean 95% common functions हैं लेजर के, 5-6% डिफरेंट है, वो मैं वहां बता दूंगा। इज इट क्लियर? ओके, एक काम करूं, आपको अगर मैं वो फंक्शंस, वो मैंने टेबल बनाया हुआ है उन फंक्शन का पेपर 2 वाला, कैन आई सेंड यू अर्लियर? आप कंफ्यूज ना अगर हो तो मैं पहले भिजवा देता हूं, आप उसको देख लीजिएगा। जिनके पास मेरी किताब है उसमें तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जिनके पास मेरी किताब है उनके पास ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बट जिनके पास मेरी किताब नहीं है मैं सॉफ्ट में भी सेंड कर देता हूं ताकि आप जिनके पास नहीं है वो पढ़ लें उसको। जी नादिली, एग्जैक्टली वही वाला। नादिली आप शेयर कर दो यार, आपको मैंने शेयर किया हुआ है। यस एग्जैक्टली, नादिली अभी शेयर कर दो, ग्रुप में शेयर कर दो। थैंक यू हमजा, ये बाद में पढ़ेंगे जाके, ये बाद में पढ़ेंगे जाके। ओके थैंक यू। लेट्स सी जी फंक्शन जरा पढ़ते हैं यहाँ पे। अभी वो नादिली शेयर करें, उसको खोलना नहीं है, बाद में पढ़िएगा। लेट्स सी द फंक्शंस। मैंने लेजिस्लेचर को बुनियादी तौर पर डिफाइन, अच्छा एक जुमला, चाहे यूनिकैमरल हो तो भी फंक्शन यही है, बाइकैमरल हो तो भी फंक्शन यही है। यूनिकैमरल हो तो भी यही है, बाइकैमरल हो तो भी यही है। जहां डिफरेंस होगा अपर और लोअर उसके पावर में, वो मैं बता दूंगा यहाँ पे। जहां डिफरेंस होगा मैं साथ बताऊंगा सॉर्ट ऑफ, लेकिन फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बेसिक डेफिनेशन में मैंने कहा था लेजिस्लेचर का बुनियादी काम होता है, बेसिक काम क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर? कानून साजी, लॉ मेकिंग, जो भी कहें, टू लेजिस्लेट, दिस इज व्हाट इज देयर फंक्शन। सो लेट व्हेन वी स्टार्ट फंक्शंस, तो स्टार्ट पहले करते हैं टू मेक लॉज। एक बच्चे ने कहा था मेक इन लॉज, तो मेक इन लॉज नहीं बनाता, ठीक है। ठीक है, सो लॉज। अच्छा, ऊपर किसी बच्चे ने कहा था कि पॉइंट मिस कर दिए थे, प्लीज दोबारा कमेंट कर दें। सॉरी, मैंने पढ़ा तो वो नीचे जा चुका था। अच्छा, जिन लोगों का पहले वाले पॉइंट मिस हो गए थे, कोई बात नहीं, इस पॉइंट का उससे लिंक नहीं है। अच्छा, अगर आप मिस कर चुके हैं पहले वाले पॉइंट डिस्कशन तो कोई बात नहीं, इसका उससे लिंक नहीं होगा, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। जस्ट आप ये ज़हन में रख लें, हम यहाँ से फंक्शन से करें, ये अलग हो जाएगी चीज़। सो बेसिक फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है टू मेक लॉज, कानून बनाना। अच्छा, अब लॉज बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अगर आपने लंबा करना हो ना, बाद एग्जाम में आपका लेंथ बननी नहीं होती, लंबा नहीं करना आ रहा होता बच्चों को, तो फिर आप ये 2 पॉइंट एडिशनल डाल लें। या अगर आप कंसाइज करना चाह रहे हैं, फिर ये अगली 2 फंक्शन जो हैं वो उसको पहले के साथ मिक्स ही कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वैसे बाय द वे। दूसरा फंक्शन लिख सकते हैं टू अमेंड द लॉज, और तीसरा फंक्शन है टू रिपील लॉज।
Yes, exactly, Amna. Make law, amend law, repeal law. None of them can be related to in-laws. इनमें से कुछ भी in-laws नहीं हो सकता. So आप सिर्फ laws ही लिखेंगे. Make laws, amend laws, repeal laws. कानून बनाना, कानून को लॉ को अमेंड करना, उसको रिफ्रेज करना, उसको चेंज करना. रिपील का मतलब होता है खत्म कर देना. एंडिंग और लॉ. yes, modification is kind of, or revoke is repeal. Exactly. So this is अगर आपको लंबा करना हो तीनों अलग लिखते हैं, बट वरना बात एक ही है. लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर तीनों का प्रोसेस सेम ही होता है सर. बाय द वे दिस इज द सेम प्रोसेस. एनीवे, ये बेसिक फंक्शंस हैं जी. लॉ मेकिंग, लॉ अमेंडमेंट, लॉ रिपीलिंग. तमाम लाइसेंस का, अमेरिकन कांग्रेस का, फ्रांस की पार्लियामेंट का, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का, ईरान का, जहां भी हैं पार्लियामेंट्स हैं या कांग्रेसेस हैं या जीएनएज हैं, उन तमाम के फंक्शन सेम होंगे. ये तो आसान हलवा था. अगला पॉइंट पे अब मजा आएगा जरा. लेजिस्लेचर्स ट्रू अरसलान. अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन इज द लेजिस्लेचर्स कंट्रोल द फाइनेंसेस. रिपील लॉज. अच्छा, कंट्रोल फाइनेंसेस. बेसिकली लेजिस्लेचर का काम है कि जो फाइनेंस होता है मुल्क के अंदर उसको कंट्रोल करती है. बजटिंग वगैरह कह लें, या बाकी फाइनेंस से टैक्सेशन वगैरह कह लें, उसको कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर. बजटिंग, टैक्सेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा. सैलरीज कह लें, आपकी मेरी, आपकी तो नहीं मेरी, बट इस तरह की चीज़ें सारी हुआ जाती हैं. मनी बिल्स कहलाते हैं शाफी, एग्जैक्टली उसको कहते हैं, पैसों से रिलेटेड. अच्छा, यहाँ पे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट. not a single penny can be spent without the approval of legislature. Legislature जब तक अप्रूव ना करे, nobody can spend the money on that. अगर आप बजट किसी इदारे का बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप सैलरीज बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ भी इस तरह का करना चाह रहे हैं, that it is the legislature that has the final authority to do so. फाइनल अथॉरिटी जो होती है फाइनेंस से रिलेटेड, वो लेजिस्लेचर के पास होती है. दे कंट्रोल इट. अगर आपको ये याद हो, अब मैं जरा करंट अफेयर्स से लिंक करूं ताकि मैं चाह रहा हूं कि आपको जरा अंडरस्टैंडिंग करंट अफेयर्स में जरा पॉलिटिक्स लें. अगर आपको याद हो, ट्रंप की दफा जब ईरान की डील हुई थी, तो मैंने आपको बताया होगा डेफिनेटली दोनों बैचेस को, कि ट्रंप ने कांग्रेस को कहा था कि ईरान नहीं कर रहा, वो फॉलो नहीं कर रहा JCPOA को. तो कांग्रेस ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई थी, अगर आपको याद हो. मैं कहता कांग्रेस वाज द फर्स्ट वन जिसने स्टार्ट किया था. बिकॉज किसको कितने पैसे देने हैं ये प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करेगा, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय कांग्रेस. अमेरिका के अंदर पेपर में मिसाल ना लिखिएगा, जस्ट समझाने की बात बता रहा हूं कि मनी इज कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर्स. कोई भी लेजिस्लेचर होगी. नो फाइनेंस अप्रूव करना जिम्मेदारी है लेजिस्लेचर की, और उसको खर्च करना फिर आगे एग्जीक्यूटिव के फंक्शन में आ जाएगा. एग्जीक्यूटिव खर्च करती है, अप्रूव करना के खर्च कर सकते हैं. दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर. हम एक लफ्ज यूज करते हैं, लेजिस्लेचर्स आर द पर्स ऑफ द नेशन. दे आर कॉल्ड पर्स ऑफ द नेशन. पर्स होता है थोड़ा. जी, ऐसा तमाम स्टेट में पर्स होता है, वॉलेट नहीं होता. कभी ये सोचिएगा, मैं आजकल वैसे भी फेमिनिज्म की डिबेट बड़ी हाई हुई है, वॉलेट नहीं कहते. अब लड़के आवाज उठाएं भाई, क्यों नहीं कहते पर्स, क्यों कहते हैं? बट ये टर्म यूज करते हैं, पर्स ऑफ द नेशन. ये लफ्ज इस्तेमाल होता है सॉर्ट ऑफ. ये एक फ्रेज होता है, हर किताब में लिखा होता है पॉलिटिकल साइंस की. अगला पॉइंट यहां पे फाइनेंस कंट्रोल में, अब ये सवाल गौर से सुनिएगा, जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है. In controlling finances, mostly जो लोअर हाउस है, it has more powers than upper house. ये जुमला मेरा मोस्टली पे फोकस ज्यादा था. मोस्टली लोअर हाउस अगर बाइकैमरल होगी तो लोअर हाउस हैज मोर पावर्स देन द अपर हाउस. ये जुमला याद रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है, इट विल हैव मोर पावर्स देन इन नेशनल असेंबली.
प्लीज टेल मी आपको ये पॉइंट समझ आ रही है? अभी तक आप पर्स और वॉलेट में फंसे हुए हैं सारे। ये आप बड़े होंगे फिर पता चलेगा। बट इज इट क्लियर कैसे पावर ज्यादा होती है? एक मिसाल छोटी सी देना चाह रहा हूं ताकि एक मिसाल से आपको आइडिया हो जाए। जब कभी मनी बिल आता है, वेन एवर मनी बिल इज प्रेजेंटेड, कि पैसों से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, बजट बनाना है, it is mostly initiated in the lower house. आप चाहते हैं कि एक पैसों से रिलेटेड बिल या लॉ पास हो जाए, तो आपने लेजिस्लेचर बाई कैमरल है, 2 हाउस है, लोअर हाउस भी है, अपर हाउस भी है, तो आप बिल शुरू कहां से करेंगे? इट विल ऑलवेज बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लोअर हाउस। इज इट क्लियर? पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है, इंडिया में भी ऐसा ही होता है, फ्रांस में भी ऐसा ही होता है, यूके में भी ऐसा ही होता है, अमेरिका में भी ऐसा ही होता है। हमारे कोर्स में ये 5 मिसालें हैं, ये सारों में ऐसा ही होता है। पैसों से रिलेटेड जब बिल होगा वो हमेशा लोअर हाउस में पेश होगा। इनिशिएशन, ओरिजिनेशन पास कहां से होता है मैं इस पे बात नहीं करूंगा, बट आप इनिशिएशन की बात करेंगे, दैट कैन, यस आप एग्जांपल ये लिख सकते हैं जी, यू कैन राइट दिस एग्जांपल इन, फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान, इन यूएस, लेकिन ये नहीं लिखेंगे। अब यूएस का एग्जांपल लिख रहे हैं तो लोअर हाउस नहीं लिखेंगे। इन यूएस द मनी बिल ओरिजिनेट्स इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो यूके है वहां मनी बिल इज ओरिजिनेटेड इन हाउस ऑफ कॉमन्स। अगर पाकिस्तान है, द मनी बिल, फाइनेंस बिल ओरिजिनेट्स इन द नेशनल असेंबली। इस तरीके से आप मुल्कों के नाम लेके करेंगे। जहां हाउस हो ही एक, जहां हाउस ही एक हो, वहां पे तो पावर उसी के पास होती है, अकेले के पास होती है, उसकी किसी की जरूरत ही नहीं। इज इट क्लियर? सो where there is bicameral legislature, जहां bicameral legislature है, वहां फाइनेंस रिलेटेड बिल्स, they are money related bills, they are introduced in the lower house first, after the approval then it go to the upper house. This is the procedure जी। तो पावर ज्यादा होती है लोअर हाउस की। यहां पे मैंने नहीं कहा, आई डिडंट से इट इन लॉज वाले पॉइंट पे, यहां पे होता है, बट मैंने, डिड आई यूज द वर्ड ऑलवेज और आई सेड यूजुअली? मैंने क्या इस्तेमाल किया? मोस्टली, यूजुअली, नेवर यूज द वर्ड हमेशा। एब्सोल्यूट का लफ्ज कभी नहीं होता हमारे यहाँ, ये यूज ही नहीं करना कभी। ये अपने पल्ले बिठा लें, कोई चीज हर जगह नहीं होती। पोलिटिकल साइंस के फार्मूलाज हैं, ये किताब में लिखा है ना, किताब वाले माने ना माने उनकी मर्जी है। अब जरूरी तो नहीं है कि अमेरिका वाले किताब में जो लिखी है उसके बाद मानेंगे, हर चीज किताब में तो लिखी नहीं होती ना। तो सम पीपल डोंट एग्री विद दैट, सम पीपल एग्री विद दैट, तो यूजुअली का लफ्ज आप लिखेंगे, ये लाजमी ध्यान में रखिएगा। फिफ्थ फंक्शन लेजिस्लेचर का, फिफ्थ फंक्शन, यस अस्सलाम, एब्सोल्युटली ट्रू, ट्रू। सोशल साइंस में एब्सोल्यूट का लफ्ज होता ही नहीं है, ट्रू। फिफ्थ फंक्शन, लेजिस्लेचर्स डिक्लेयर वॉर। The approval of declaring war is always given by legislatures. दुनिया भर में mostly, not again, not always, mostly legislatures have the power to approve the wars. असलान सबका कह रहा हूं, पाकिस्तान में वार अनाउंस करनी हो, डिक्लेयर करनी हो, इट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। इन अमेरिका इट इज पावर ऑफ द कांग्रेस, इन यूके इट्स पार्लियामेंट, इन चाइना इट्स एनपीसी, इन ईरान इट्स आईसीए। तमाम मुल्कों के अंदर एग्जाम्पल, किसी मुल्क के अंदर भी, ये जो हमारे कोर्स में इनमें तमाम, बाकी दुनिया में हमारी जगह नहीं होता, बाकी दुनिया में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होता है। सो दे हैव द पावर टू डिक्लेयर वॉर। महीन, इट्स नॉट बिकॉज दे कंट्रोल फाइनेंसेस, इट्स बिकॉज इट्स डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसीज के अंदर पीपल रिप्रेजेंटेटिव शुड हैव द पावर, इस सेंस में कहा जाता है। सो अनाउंसमेंट ऑफ द वॉर इज डन बाय लेजिस्लेचर्स। एक हाउस होगा तो अकेला, 2 हाउस होंगे तो दोनों मिलकर करेंगे, बट दिस इज हाउ इट इज डन जी, वॉर डिक्लेरेशन। कंडक्ट कैसे करनी है ये फैसला इन्होंने नहीं करना, उसकी हमेशा करनी है वॉर, अनाउंसमेंट करनी है, वो तब कर सकता है आर्मी चीफ या प्रेसिडेंट जब उनकी लेजिस्लेचर अप्रूव करे। पाकिस्तान में वैसे कौन पूछता है, लेकिन बार थीरी है, थीरी में ये लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर के पास पावर होती है। अगला सवाल, छठा, लेजिस्लेचर्स हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेजिस्लेचर के पास पावर होती है, वो आइन को अमेंड कर सकते हैं। प्लीज टेल मी, अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में डिफरेंस नहीं पता तो प्लीज कमेंट करें, ताकि मैं पहले डिफरेंस बताऊं और फिर आगे जाऊंगा। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन? एवं नो करी जा रहे हैं, बता देता हूं, कोई नहीं। एग्जैक्टली, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ बट द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। आप एक जुमले में अगर मैं कहूं तो आइन को हम ब्राह्मण लॉ कहते हैं। आइन को क्या कहते हैं? ब्राह्मण लॉ। और लॉ जो होता है वो लॉ होता है, वो शूद्र होता है, क्षत्रिय होता है, जो भी कह रहे हैं सॉर्ट ऑफ, जस्ट सेइंग आई डोंट नो, बट मेरे क्लास का फर्क है, उसके स्टेटस का फर्क है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉज ये आसान लॉज होते हैं। और ये पॉइंट बेसिकली इसको कहते हैं। अब लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन इज यूजुअली परमानेंट, लॉज आर टेम्परेरी, वो आते हैं चले जाते हैं, मतलब यू कैन मेक लॉ, यू कैन अमेंड द लॉ, यू कैन रिपील द लॉ। बट पाकिस्तान की मिसाल रफी लिख सकते हैं, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है, एंड देन वी हैव सो मेनी लॉज। यस, लॉज आर मेड इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो लॉज ब्रॉडली वो लॉ है, मतलब सुप्रीम लॉ है, बट इट्स दैट पर्टिकुलर लॉ विच एस्टेब्लिशेस द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनाता है और प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस तय करता है। वो तय करता है कि गवर्नेंस कैसे करनी है। लॉज क्या होते हैं? लॉज आर एक्चुअली मेड टू मैनेज द पीपल्स अफेयर्स, लोगों के मामलात को चलाने के लिए जो है वो लॉज बनाए जाते हैं, प्रैक्टिकल मामलात को चलाने के लिए। लेकिन स्टेट को चलाने के लिए, उसकी ब्रॉड गवर्नेंस को चलाने के लिए जो स्ट्रक्चर बताया जाता है, जो प्रिंसिपल्स डिफाइन किए जाते हैं, दे आर द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, एग्जैक्टली, ट्रू Daniel, exactly. So constitution is that supreme law which establishes the state structure, यूनिकैमरल होगा, बाईकैमरल होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इलेक्ट कैसे होंगे, और वो गवर्न कैसे करेंगे, उनके मेन फंक्शंस क्या होंगे, ये बड़ा बेसिक काम होता है। लॉज जो होते हैं वो फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स के ऊपर आ जाते हैं। नाउ लॉ को बनाना, लॉ को अमेंड करना, लॉ को रिपील करना तो लेजिस्लेचर का काम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। सो द प्रोसेस ऑफ, अब ये सुनिएगा प्लीज, द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लॉ अमेंडमेंट। लॉ अमेंडमेंट का प्रोसेस और होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस और होता है, मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्टली। पहले कह रहा हूं, कभी तमाम जगहों पे लिखना ही नहीं है आपने, ये फार्मूला आप जान लें। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज डन बाय द लेजिस्लेचर एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लॉ अमेंडमेंट प्रोसेस। वो क्या डिफरेंस है वो मैं 2 मिनट बाद डिस्कस करूंगा, बट शॉर्टली स्पीकिंग, दिस इज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज डन बाय द लेजिस्लेचर। अमेरिका में इट इज डन बाय कांग्रेस, पाकिस्तान में पार्लियामेंट, यूके में पार्लियामेंट, फ्रांस में पार्लियामेंट, टर्की में जीएनए, चाइना में एनपीसी, ईरान में आईसीए। आप जो लेजिस्लेचर्स हैं, ये उनका काम है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकती हैं। डिड आई यूज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग? डिड आई से दैट? ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं सोचा था कि मैं बच्चों से कसम उठाऊंगा कि मैंने नहीं कहा, क्योंकि जब मैं टेस्ट लेता हूं ये बच्चे बताते हैं, उसमें लिखते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। मैंने कहा भाई मैंने नहीं कहा था, कसम मैंने नहीं कहा था, ठीक है? तो इसलिए प्लीज डोंट कोट मी कहीं पे भी। सो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, दोनों ऑप्शन होते हैं, बट यहां पे आप नहीं लिखेंगे, यहां पे आप सिर्फ लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट 7th पॉइंट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, और वो है इम्पीचमेंट। Impeachment. The constitutional amendment में आपने लिखना है, it is the function of the legislatures to amend the constitution, for which there is a special procedure different from law amendment. Law amendment से different procedure होता है सब, ये आपने।
आतिफ, अमेंडमेंट ऑफ लॉ इज डन बाय द लेजिस्लेचर, वो भी काम इसका है, ये भी काम इसका है, लेकिन वो काम का प्रोसेस और है, इस काम का प्रोसेस और है। ये सिर्फ मेरा मकसद है। इम्पीचमेंट, द इम्पीचमेंट इज द फंक्शन ऑफ legislature. Impeachment is another function of the legislatures. Impeachment क्या होती है? ये जुमला लिख लें, अभ्यास में आपके आ रहा हूँ इस पे, एक मिनट वेट कीजिएगा, बट इस पॉइंट को नोट कर लें पहले। Impeachment is the process of inquiry, investigation कह लें, inquiry, investigation, and on the basis of inquiry, possible removal of the head of state या president. I repeat, the impeachment is the process of inquiry या investigation of the head of the state. अच्छा, inquiry and on the basis of inquiry, possible removal of the president or head of the state. आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ, आमतौर पर प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई चार्ज आ जाए, कोई इल्जाम आ जाए, उसकी इंक्वायरी करती है, अगर इल्जाम साबित हो जाए तो रिमूव कर सकती है। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है सफीना, थैंक यू सो मच। हेड ऑफ द स्टेट कह लें या प्रेसिडेंट कह लें? यस, मोस्टली लाजमी लिख रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि बरतानिया में नहीं कर सकते, आप ब्रिटेन में नहीं कर सकते, आप नॉर्थ कोरिया में नहीं कर सकते, सॉर्ट ऑफ इजिप्ट में नहीं कर सकते, तो मैं बहुत सारे मुल्कों में आ सकता सॉर्ट ऑफ। सो इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच यू इंक्वायर, यू इन्वेस्टिगेट एंड यू कैन अल्टीमेटली रिमूव एज वेल। सिर्फ हेड ऑफ स्टेट, पीएम की बात नहीं करनी, कैबिनेट की बात नहीं करनी, किसी और की बात नहीं करनी, सिर्फ प्रेसिडेंट का लफ्ज़ मैं बार बार यूज कर रहा हूं, प्रेसिडेंट। लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट पेपर में लिखिएगा नहीं प्लीज। क्यों कह रहा हूं कि अमेरिका में यूजुअली गलत इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, अमेरिका में कैबिनेट को भी हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट से, अमेरिका में जज को भी इम्पीच किया जा सकता है, अमेरिका में ब्यूरोक्रेट को भी इम्पीच किया जा सकता है। इसलिए ये आप ध्यान में रखिएगा, यूजुअली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें तो बेहतर होगा, कॉम्प्लिकेशन में ना जाएगा। सो यूजुअली it's a process through which usually legislatures inquire or investigate, and if proven guilty they can remove the president. usually का रस लगा दिया, आप सेफ हो गए, नहीं भी होता तो एग्जामिनर आपको कुछ नहीं कह सकता। एग्जाम्पल लिखनी है इम्पीचमेंट की, पाकिस्तान में ये पावर है इम्पीचमेंट की, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड, अमेरिका के अंदर है और फ्रांस के अंदर है, चाइना के अंदर है, यूके में नहीं लिखना, बाकी तमाम मुल्कों के अंदर लिख सकते हैं सॉर्ट ऑफ। सिर्फ प्रेसिडेंट, आप पीएम नहीं लिखेंगे पेपर में, सिर्फ प्रेसिडेंट। इज इट क्लियर जी? इंपीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट की, बार बार कह रहा हूं, 5 बार लिखवाऊंगा आप लोगों से, सिर्फ प्रेसिडेंट की। टीचर का जो काम होता है। अच्छा, तो याद रखना, आपने सिर्फ प्रेसिडेंट को रिमूव किया सकता है। ओके, 8th पॉइंट। अच्छा, 8th फंक्शन, लॉ क्या होता है जी? अब ऐसे पूछा था। लॉ इज लॉ, सिंपली लॉ कानून को कहते हैं, और कानून क्या होता है? लॉ इज दोज रूल्स दैट आर यूज्ड फॉर, टेक्निकल डेफिनेशन नहीं कर रहा सॉर्ट ऑफ, लॉ इज दैट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर यूज्ड टू मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी के अंदर ऑर्डर के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको रूल्स को लॉ कहते हैं। एनीहो, 8th पॉइंट। Point 7 था impeachment जी। Impeachment is the process through which the presidents are investigated and if proven guilty they can be removed. और ये कौन करता है? It is done by the legislatures. अच्छा, एक पॉइंट जो मैं भूल गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आकाशा क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन में टाइटल में लिखा होगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल ही गया। इम्पीचमेंट, ये गौर से सुनिएगा, इम्पीचमेंट प्रोसेस always begins in the lower house. बात से तब उसे समझाना कि समझ आई उसे कि नहीं आई। ये जो आपने डेफिनेशन लिखी है, बात तो ठीक आपने लिखी है, बट उसे समझ नहीं आनी, मुश्किल होता है, ये टेक्निकल डेफिनेशन। इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑलवेज बिगिंस इन द लोअर हाउस। जिस तरह फाइनेंस बिल लोअर हाउस में जाते हैं, यस ऑलवेज, नो ऑलवेज, ये पॉइंट। इम्पीचमेंट हमेशा लोअर हाउस से होगी, इट विल ऑलवेज बी इन द लोअर हाउस।
यस, आई एम नॉट ट्रू। ये याद है की बात, अमेरिका में होगी तो हाउस में शुरू होगी, यूके में तो होती नहीं है, पाकिस्तान में होगी लोअर हाउस से, फ्रांस में होगी लोअर हाउस से, इंडिया में होगी लोअर हाउस से, ऑलवेज। इज इट क्लियर? एट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है शायद। प्रोसेस यहां पे नहीं पढ़ना दनियाल, वो हर मुल्क में क्या प्रोसेस है वो हम बाद में जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ूंगा सर। जी उस्मान, एग्जैक्टली, निक्सन के खिलाफ हुआ था, बिल क्लिंटन के खिलाफ हुआ था, ट्रंप के खिलाफ हुई। निक्सन ने तो रिजाइन कर दिया था, क्लिंटन ने भी रिजाइन नहीं किया और ट्रंप ने भी नहीं किया। ट्रू नहीं राफेल, मैंने अपर और लोअर हाउस की डिफरेंस सिर्फ इंपीचमेंट में बताया और फाइनेंस में बताया, बाकी किसी जगह नहीं होगा। अब आखिरी पॉइंट, कंट्रोल्स एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर्स कंट्रोल एग्जेक्टिव। कंट्रोल्स एग्जेक्टिव। अच्छा, अब यहां पे मैंने चूंकि आपको एग्जेक्टिव अभी नहीं पढ़ाया तो इसलिए आप फिलहाल जरा एग्जेक्टिव का मतलब समझ लें, अभी इसके बाद हम बात करेंगे। एग्जेक्टिव मीन्स अपनी पेपर में लिखने वाली बात नहीं है, इसे अपने दिमाग में रखना है, ये लिखना नहीं है अपने पास, ये आप बात लिखेंगे बाद में नोट्स में बनाना शुरू कर देंगे, ये नोट्स में लिखने के लिए बात नहीं है, ये सुनने के लिए बात है। एग्जेक्टिव से मतलब आमतौर पर होता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, ब्यूरोक्रेसी। ये सुने, लिखना नहीं है प्लीज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद कैबिनेट, काबीना जिसको बोलते हैं मिनिस्टर्स कहते हैं, और तीसरा है ब्यूरोक्रेसी, जिसमें आप एग्जाम जाना चाहते हैं, आपकी बात हो रही है। थैंक यू कायनात, एग्जैक्टली इसका मतलब ये है। लेकिन प्लीज अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे, मैं जस्ट इस पॉइंट को उठाना चाह रहा हूँ। लेजिस्लेचर्स का बेसिक काम है कि वो कंट्रोल करते हैं इन चारों को, पीएम को, प्रेसिडेंट को, कैबिनेट को, ब्यूरोक्रेसी को। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या दुनिया के तमाम मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर होते हैं? नहीं होते। अमेरिका, हमारे कोर्स में अमेरिका है, टर्की है, दोनों में प्राइम मिनिस्टर्स नहीं है मिसाल। तो जहां प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तो बाकी ऐड कर लें, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, ब्यूरोक्रेसी कर लें, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे हो सॉर्ट ऑफ। नहीं, हमारे कोर्स की मैं जरा ज्यादा एग्जांपल दूंगा बस, ताकि हमें कोर्स के वाले से समझ आ जाए। सऊदी अरब में भी नहीं है, बट सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में प्राइम मिनिस्टर है वैसे। लेकिन फॉरगेट अबाउट दैट, हम अपने मुल्क की बात करेंगे। टर्की और अमेरिका दो मुल्क ऐसे हैं हमारे कोर्स में जहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता सॉर्ट ऑफ, तो ये ज़हन में रखिएगा। उनमें आप प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे, बाकियों का लिख लेंगे। लेकिन जनरली मैंने जिक्र कर रहा था, पीएम, प्रेसिडेंट, कैबिनेट और काबीना, उनको कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर। अच्छा, अब वो कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल का मतलब इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अरसलान, इसलिए उसको हम बाद में जरा डिटेल्स देंगे, यहां पे जरा शॉर्ट से बताऊंगा आपको थोड़ा सा। अब कैसे कंट्रोल करती है, हाउ इट कंट्रोल्स, लेट मी गिव यू सम ऑफ दोज मेथड्स थ्रू विच इट कंट्रोल्स। One, legislature can ask questions from the executive. लेजिस्लेचर क्या करती है? लेजिस्लेचर, मैं राबेल इसी पे, वो उसी पे आ रहा हूं। आर एग्जीक्यूटिव्स आंसरेबल, देखें राबेल आपका सवाल था आर एग्जीक्यूटिव्स आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। तो अगर मैं ये कहूं दैट लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव, तो विल इट नॉट बी द सेम एज द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर? बात वही नहीं हो जाएगी, इट विल सेम थिंग सर, ठीक है। तो वो दोनों तरफ से आ जाती है सर। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है या एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, वो एक ही बात आ जाएगी, दोनों तरफ से आती है। अच्छा, तो कैसे कंट्रोल करती है? पहला पॉइंट, इट कैन आस्क क्वेश्चंस। एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? उनको बुलाते हैं, आए जी सवाल का जवाब दें। आपने अक्सर टीवी पे सुना होगा कि फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया आज उन्होंने, नैब के चेयरमैन को बुलाया पार्लियामेंट में, सुना हुआ अभी कभी टीवी पे थोड़ा, कि आज उन्होंने इंटीरियर सेक्रेटरी को बुला लिया जी, आईजी को बुला लिया, फलां को बुला लिया, वो बुला लेते हैं। तो वो कौन लोग हैं? ब्यूरोक्रेसी है ना सारी। कैबिनेट को बुलाते हैं, मिनिस्टर को बुलाया, मिनिस्टर साहब नहीं आए जी, वहां पर जाके मैं बिजी हूं, दे कैन आस्क देम। अब वो आगे फिर उनका आना फर्ज है या नहीं है, वो अलग डिबेट है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, बट दे कैन आस्क देम क्वेश्चंस।
अच्छा, वो क्वेश्चंस कमेटी, पार्लियामेंट की कमेटीज हो, लेजिस्लेचर की कमेटीज हो, वहां पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, बट दे कैन आस्क देम क्वेश्चंस। क्या सवाल पूछना अकाउंटेबिलिटी का पहला स्टेप नहीं होता? इज इट नॉट द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल? अक्सर हमारे घरों में माँ बाप नहीं कहते हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम पूछेंगे तुमसे सवाल। थोड़ा अक्सर कहते हैं, मुझे तो अक्सर कहते थे, आपको कहते हैं भाई हम तो, उनका कंट्रोल होता है ना सॉर्ट ऑफ कि हम पूछेंगे आपसे सवाल, जैसे सवाल पूछा जा सके, जैसे सवाल पूछा जा सके, इसका मतलब आपका उस पर कंट्रोल होता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव। यही अगर आप हज़रत उमर के ज़माने में देखें, उनसे सवाल पूछा गया था, भाई आपके पास कपड़ा कहाँ से आया? दैट पूछना वाज एक्चुअली द वे टू होल्ड द रूलर्स अकाउंटेबल। ठीक है, ये एक स्टार्ट प्रोसेस होता है जिसमें हम कहते हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी शुरू होती है। सो दे कैन आस्क क्वेश्चंस। दूसरा, नहीं अभी नहीं, अब राइल अभी इतने आगे नहीं जाएंगे, जरा अभी उस पर आएंगे सॉरी। दूसरा पॉइंट, सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, दे कैन पास रेजोल्यूशंस अगेंस्ट देम। लेजिस्लेचर कैन पास रेजोल्यूशंस अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, कैबिनेट के खिलाफ, किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास की जा सकती है, जिसको करारदाद हम कहते हैं, और वो रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होती। रेजोल्यूशंस आर यूजुअली नॉट बाइंडिंग, वो जनरली होती हैं, आप पास कर लेते हैं। उसके खिलाफ भी या एक करारदाद पास करते हैं कि एग्जीक्यूटिव को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, पाकिस्तान पार्लियामेंट इन 2015 passed a resolution asking the government, the prime minister, not to send troops in Yemen. आपको याद है ये बात? 2015 में हमारी पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास की थी और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि यमन फौज नहीं भिजवाना आपने। वो ऑर्डर नहीं था, बाइंडिंग नहीं थी, लेकिन इट्स अ वे ऑफ कंट्रोल। आप उससे कह रहे थे कि आपने फौज नहीं भिजवानी वहां पे, ऑर्डर नहीं था, लेकिन इट्स अ वे ऑफ चेक ऑन दैट कि हम चाहते हैं अपना भिजवाएं भाई। तो they can pass resolutions through which they can control the executive, उसके जरिए से कंट्रोल कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव को, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसे सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप जी बिल्कुल हुआ था फलाना ऐसा ही है, तो मुशर्रफ के खिलाफ पार्लियामेंट में कोई भी रेजोल्यूशन होगी दैट विल एक्चुअली रिप्रेजेंट कि जी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। थर्ड, दे कैन क्रिटिसाइज, लेजिस्लेचर कैन, जी मेजॉरिटी चाहिए होती है, ऐसा ट्रू। सो यस, रेजोल्यूशन इज मोर लाइक एन ओपिनियन एक्सप्रेस्ड, मेजॉरिटीज ओपिनियन एक्सप्रेस होता है, ट्रू आशर। क्रिटिसाइज, लेजिस्लेचर कैन क्रिटिसाइज एग्जीक्यूटिव, वो प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट को, किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकती है। आप उसको इस बात पे नहीं कह सकते आप और मैं फौज को क्रिटिसाइज करें तो ये जुर्म है, बाय लॉ जुर्म है अगर आप फौज को क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन अगर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ शख्स फौज को क्रिटिसाइज करेगा, दैट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ द लॉ, बिकॉज दिस इज देयर मेथड थ्रू व्हिच दे कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। फौज भी तो एग्जीक्यूटिव में आती है ना, ब्यूरोक्रेसी में आती है सॉर्ट ऑफ। सो द लेजिस्लेचर कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय क्रिटिसाइजिंग देम इन पब्लिक, इन द फ्लोर्स। आप उसको कर सकते हैं। यू कांट चैलेंज कि जी इसने मुझे क्रिटिसाइज किया, दिस इज काइंड ऑफ a bad thing, this is a violation of the law. There is nothing like as bad. Legislators have the right to criticize. इन पर्सन भी कर सकते हैं, उनकी पॉलिसीज को कर सकते हैं, एंड जब आप क्रिटिसाइज करते हैं, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ होल्डिंग समबडी अकाउंटेबल। आपको मुझे कोई रास्ते में चलते हुए क्रिटिसाइज करे, हम उसके गले पड़ जाएंगे, मारना शुरू कर देंगे उसे। लेकिन असेंबली में मुंह पे गा के क्रिटिसाइज कर रहे होते, कोई से ये नहीं कह सकता मुझे क्रिटिसाइज क्यों किया। कैन दे से व्हाई यू हैव क्रिटिसाइज मी? यू कांट से दैट। इमरान खान साहब खड़े होते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, आप उनको कुछ नहीं कह सकते कि आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दे कैन क्रिटिसाइज। सो दिस इज अ वे ऑफ कंट्रोलिंग समबडी। फोर्थ, मैं फिर भी करूं अवैस, यसी अवैस बाय लॉ नहीं कर सकते आप। सो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर कैन क्रिटिसाइज एग्जीक्यूटिव, दे कैन क्रिटिसाइज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट और ब्यूरोक्रेसी। ओके, फोर्थ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लेजिस्लेचर्स कैन इन्वेस्टिगेट अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। यस दे कैन। फैज लेजिस्लेचर्स के अंदर कहा हुआ कोई जुमला लॉ की वायलेशन नहीं हो सकता, कोई जुमला नहीं हो सकता। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, दे कैन इन्वेस्टिगेट,
इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट के खिलाफ कर सकते हैं। मेरा आपसे सवाल है, अगर लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट के खिलाफ इंक्वायरी करेगी तो उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट? इम्पीचमेंट। वी कॉल इट इम्पीचमेंट, एग्जैक्टली, उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। वो कर सकती है उसके खिलाफ इंक्वायरी। लेजिस्लेचर कैन आल्सो इम्पीच अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, इट कैन इम्पीच अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, ब्यूरोक्रेसी, वो किसी के खिलाफ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आप कभी, आप में से कुछ लोग जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझते हो या थोड़ा सा उसके इंटरेस्ट लेते हो, तो कभी आपने सुना होगा जब ये पनामा का वाकया आया था, पब्लिक अकाउंट कमेटी सिर्फ फाइनेंस के मामले में करती है, बाकी मामलों में नहीं, फाइनेंस के मामलों में करती है मिनिस्ट्रीज को। यस, बट किसी और मामले में भी कर सकते हैं। आप सुनिएगा जरा पॉइंट गौर से। मिसाल आपको दे रहा हूँ, अगर आपको याद हो पनामा का जब वाकया नया नया आया था, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और इमरान खान साहब प्रोटेस्ट करने इस्लामाबाद में गए थे। अगर आपको पता नहीं याद है, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था वहाँ पे इस्लामाबाद में, बनी गाला में। तो उस वक्त नवाज लीग ने, जब वो कन्फ्रंटेशन के मूड में थे, तो उन्होंने कहा जी जुडिशियल कमीशन, नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की, उन्होंने कहा जी मैं जुडिशियल कमीशन बनाने लगा हूँ। तो पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने उस वक्त कहा था कि आप ये जो पनामा की इंक्वायरी है ये जुडिशरी से ना करवाएं, आप पार्लियामेंट से करवाएं, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं दे शुड इंक्वायर अबाउट इट, वो इंक्वायरी करें। नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं नहीं हम जुडिशरी पे जाएंगे। आप भुगत रहे हैं ना जुडिशरी पे जाने पे। पीपल्स पार्टी ने बाद में कहा ना उनको, कहा हमने कहा था ना पार्लियामेंट के पास जाएं, अब आप खुद जुडिशरी के पास गए हैं, अब आप भुगत रहे हैं सॉर्ट ऑफ। सो याद रखिएगा, लेजिस्लेचर्स हैव द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इलेक्शंस की रिगिंग हो, किसी की वर्किंग में करप्शन हो, फाइनेंशियल करप्शन हो, कोई भी मामला हो, एनीथिंग, इवन ये जो आपने देखा हुआ ये वाकया हुआ है, ये जो गुजरांवाला के मोटरवे पे हुआ ये वाकया हुआ, उसके ऊपर अगर पार्लियामेंट चाहे, पंजाब असेंबली चाहे, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इट कैन इन्वेस्टिगेट, बिल्कुल उसकी पावर होती है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन जो लेजिस्लेचर करती है ये क्रिमिनल नहीं होती। इस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में किसी को जेल नहीं होती। दिस इन्वेस्टिगेशन इज ओनली टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन होती है। इसकी बुनियाद पर कोई मुजरिम नहीं बन जाता। आप अदालत में चलान नहीं कर सकते हमने ये इन्वेस्टिगेशन किया ये चलाना है, नहीं। इट्स जस्ट मेंट फॉर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। This is what we call जी, वो ज़रा अलग डिबेट हो जाएगी, बट लोग क्रिमिनल, इसकी बुनियाद पे फिर आप क्रिमिनल चले जाते हैं ना। आपने देखा होगा पिछले दिनों शुगर की रिपोर्ट आई थी, शुगर उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट। अब गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि ये क्रिमिनल नहीं है इन्वेस्टिगेशन, ये तो हमने जस्ट फैक्ट फाइंडिंग का काम था, फैक्ट फाइंड कर रहे थे है क्या। उस फैक्ट फाइंडिंग के नतीजे में फिर आप कहते हैं कि जी चलें अब फैक्ट पता चल गया, इसकी बुनियाद पे चूंकि क्राइम हुआ तो अब आप एफआईए को कह देंगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इस इन्वेस्टिगेशन का बेसिक मकसद है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द रॉन्ग डूइंग, एंड वंस इट इज आइडेंटिफाइड देन यू कैन गो फॉर एफआईआर और किसी और मामला पे आप जा सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जी। लेजिस्लेचर की पावर होती है दुनिया भर में, पाकिस्तान की हम बहुत सारी मिसालें दे रहे हैं, बट दिस इज द पावर ऑफ the French Parliament, this is the power of the Indian Congress, this is the power of the American Congress, British, तमाम मुल्कों के अंदर ये पावर जो है होती है। सारी मिसालें पाकिस्तान से नहीं देनी। दिस अगेन अ पावर। अच्छा, अब ये 4 फंक्शंस मैंने करवाए, कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव। अब अगले 3-4 फंक्शन जो मैं लिखवा रहा हूं, कोई वर्थ नहीं होती हमार, नथिंग, नो वर्थ एट ऑल। कोर्ट में इसको एविडेंस नहीं कर सकते आप कि जी पार्लियामेंट ने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने तलाश किया, तो कोर्ट कहे ठीक है उसने तलाश कर लिया अब हम सजा देते हैं, नहीं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अपनी होती है, ये जस्ट एक होता था। आप नहीं कर रहे थे, घर में चोरी हो जाए, भाई हम इन्वेस्टिगेट करेंगे किसने बात, पता चला जी मुलाजिम इन्वॉल्व था, तो आप मुलाजिम को सजा तो नहीं दे देते ना, फिर आप पुलिस के हवाले करते हैं, फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग सॉर्ट ऑफ। वो सलमान जो भी प्रोसेस में नहीं जाऊंगा, वो प्रोसेस जो भी हो, बट इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ये उनकी पावर होती है सर। अब जरा सुनिएगा प्लीज, और सुनिएगा। नाउ जब हम फंक्शंस की बात करते हैं, कंट्रोल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो लेजिस्लेचर के पास एक मेथड ऑफ कंट्रोल है
लेकिन ये तमाम स्टेट्स में अप्लाई नहीं होता. इट इज नॉट अप्लाइड इन ऑल द स्टेट्स. ये कंट्रोल के मेथड तो तमाम स्टेट्स में है, ऑलमोस्ट तमाम स्टेट के अंदर. क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं. लेकिन इसके अलावा, इनके अलावा कुछ करना हो. मेरी आवाज आ रही है जी? कैन यू हियर मी? अच्छा, सबको ठीक आ रही है आवाज. ओके. अगर आपने इसके अलावा कुछ करना हो, इफ यू वांट टू डू समथिंग एल्स, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना है बट कुछ और करना है, देन इट डज नॉट हैपन इन ऑल द स्टेट्स. कुछ स्टेट्स में, इन सम स्टेट्स द लेजिस्लेचर्स कैन हैव एडिशनल कंट्रोल्स ऑन एग्जीक्यूटिव. तो मैं यहां पे फिफ्थ पॉइंट यहां पे लिखने लगा हूं, बट यहां पे मैं हेडिंग दूंगा इन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स. इन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स ओनली. अब ये तमाम मुल्कों की बात नहीं हो रही, पार्लियामेंट्री की बात हो रही है. अब पार्लियामेंट्री क्या होता है मैं यहां नहीं बताऊंगा, बट एक मिसाल लिख लें अपने पास कि 3 एग्जांपल्स हैं हमारे कोर्स में मुल्कों की. पाकिस्तान है, उसके बाद पाकिस्तान के अलावा इंडिया है, और उसके बाद है यूके. दनियाल, 1 मिनट बाद मैं आपको जवाब देता हूं, 2 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज. हमारे कोर्स में 3 है, पाकिस्तान, इंडिया, यूके. ये 3 एग्जांपल्स हैं. पाकिस्तान भी पार्लियामेंट्री है, इंडिया भी पार्लियामेंट्री है, यूके भी. हमारे कोर्स में, दुनिया में तो बहुत सारे हैं बट हमारे कोर्स में 3 है. तो मैं इन 3 मुल्कों की अगर बात करूं, इन 3 मुल्कों के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे कोर्स में लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, बट ये 4 काम तो करती है, इस 4 के अलावा भी कुछ कर सकती है. प्लीज टेल मी यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. प्लीज टेल मी. फाइन. नहीं समझ आएगी तो खुल के पूछिएगा प्लीज. ये 4 कंट्रोल हैं, इसके अलावा कुछ कंट्रोल्स हैं. वो क्या हैं? लेट मी एक्सप्लेन दैट. सो इन पार्लियामेंट्री systems, legislature has some additional checks or controls over executive. This is what I mean. एडिशनल का मतलब है इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो एडिशनल चेक्स हैं ये प्रेसिडेंशियल में नहीं होते, सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम में होते हैं. पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है वो अगेन नेक्स्ट क्लास का लेक्चर है, यहां से स्टार्ट करते हैं. वो क्या है? फॉर एग्जांपल, legislatures can elect the PM and PM, legislators have the power to elect prime minister. पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी और यूके में भी. They elect him. Election, is it not a control? कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये फैसला लेजिस्लेचर करती है. Is it not a control? It is a control, you know. अच्छा, मुझे स्पीकर नहीं लिखना, बट दे कंट्रोल. स्पीकर एग्जीक्यूटिव नहीं है ना, स्पीकर एग्जीक्यूटिव नहीं है. एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ब्यूरोक्रेसी और कैबिनेट. उन 4 की बात हो रही है. तो उनमें से प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर करती है. अगर पाकिस्तान, इंडिया एंड यूके, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती है तो उस इलेक्शन में सिर्फ लोअर हाउस इन्वॉल्व होता है. ओनली लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इलेक्ट्स देम. अपर हाउस नहीं इलेक्ट करता, सारी पार्लियामेंट नहीं करती. लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इलेक्ट्स इट. अच्छा, अब अमेरिका में ऑलवेज, यस ऑलवेज, लोअर हाउस विल ऑलवेज. यूके में लोअर हाउस कौन सा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लोअर हाउस ऑफ कॉमन्स. गुड, वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करेगा. इंडिया में लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा. तो इंडिया में हमेशा लोकसभा इलेक्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर को. पाकिस्तान में कौन है? नेशनल असेंबली. तो हमारे यहां नेशनल असेंबली प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करेगी. इज इट क्लियर? दिस इलेक्शन इज कॉल्ड वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. ये जो प्राइम मिनिस्टर को लोअर हाउस इलेक्ट करता है उसको हम कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. सो नाउ लेट्स
एतमाद की तहरीक कहते हैं उर्दू में, अगर आप मुझसे पूछेंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मींस द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर। ये इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, मींस प्राइम मिनिस्टर इज गेटिंग इलेक्टेड। अमेरिका में सॉरी अमेरिका कह रहा हूं बार बार, यूके में लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स देता है, इंडिया में लोकसभा, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देती है। डिसमिसल ऑफ डिसमिसिंग पीएम प्लस कैबिनेट, यस ओनली लोअर हाउस। दूसरा फंक्शन बता रहा हूं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर भी द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू डिसमिस प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। इलेक्शन सिर्फ पीएम का, डिसमिसल किसका? दोनों का हो सकता है, पीएम का भी हो सकता है या कैबिनेट का भी हो सकता है, इट कैन बी एनीबॉडीज। अब अगेन लेजिस्लेचर में दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द लोअर हाउस ओनली। सिर्फ लोअर हाउस हैज द पावर टू डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करना हो नेशनल असेंबली कर सकती है, इंडिया में करना हो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस लोकसभा कर सकता है, यूके में करना हो हाउस ऑफ कॉमन्स कर सकता है, कैबिनेट को करना हो डिसमिस पाकिस्तान में लोअर हाउस कर सकता है, ब्रिटेन में करना हो उनकी लोअर हाउस कैबिनेट को डिसमिस कर सकता है, इंडिया की कैबिनेट को डिसमिस करना हो लोअर हाउस कर सकता है। ये जो डिसमिसल है चाहे पीएम का हो या कैबिनेट का हो, अगर ये लेजिस्लेचर डिसमिसल करे इसको हम कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। This dismissal of the PM or cabinet by legislature, lower house legislature, is called vote of no confidence. तहरीक अदम एतमाद। सुना हुआ लफ्ज़? Have you heard that? तहरीक अदम एतमाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। कोई बात नहीं, मैंने अभी ये टर्म यूज करूं, बड़ी आसान सी है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इधर पीएम और कैबिनेट इसको कहते हैं। अगर आपको याद हो कि बलूचिस्तान के अंदर आखिरी दफा पाकिस्तान में जब हुआ था, बलूचिस्तान के सीएम को हटाया गया था यहाँ पे सॉर्ट ऑफ, तो उसने पहले रिजाइन ही कर दिया डर के मारे सॉर्ट ऑफ। और कोई रिसेंट एग्जांपल है साकब? अभी इसके ऊपर आ रहा हूँ, अभी इसके ऊपर आ रहा हूँ। कोई एग्जांपल मेरे सामने नजर नहीं आ रही मुझे रिसेंट हिस्ट्री में, बजिंजो की एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट थी, बट रिसेंटली कोई एग्जांपल हो तो आप लिख सकते हैं। बट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पीएम को हटाया जा सकता है। जो अगला पॉइंट, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यस। अच्छा, सनाउल्लाह ज़हरी साहब आ गए थे उस वक्त। अच्छा, अगला सुनिएगा प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड, अच्छा ये भी लोअर हाउस करता है ना, इफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट वन मेंबर, इफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट वन मेंबर, देन ऑल विल हैव टू बी रिमूव्ड। अगर कैबिनेट के एक बंदे के खिलाफ या बंदी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो वो अकेला नहीं जाएगा, द एंटायर कैबिनेट इंक्लूडिंग पीएम विल बी डिसमिस्ड। और अगर पीएम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, अगर पीएम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, इन दैट केस द पीएम विल गो बट एंटायर कैबिनेट विल आल्सो बी डिसमिस्ड। एक गया सारे गए, इफ वन गोज ऑल गो। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी कॉल इट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको एक दफा दोबारा। फर्ज करें पाकिस्तान में एक है पीएम और प्लस 30 कैबिनेट के मेंबर्स हैं, फर्ज कर रहा हूं 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एक पीएम है। हमारी, ये सुनिएगा प्लीज गौर से, ये सुन ले प्लीज, सुन लीजिएगा। हमारे मुल्क में एक पीएम है और 30 हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। नेशनल असेंबली करती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फवाद चौधरी के खिलाफ, चले जरताज गुल कह देते हैं, जरताज गुल को कर देते हैं, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है, वो डिसमिस हो जाती है।
अगर एक फेडरल मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो डिसमिस कौन होगा? हु विल बी डिसमिस्ड? ऑल ऑफ देम, सारे सारे के सारे पीएमबी सारे डिसमिस हो जाएंगे। और अगर एग्जैक्टली अमना एग्जैक्टली अगर पीएम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सारे, एक डूबेगा सारे डूबेंगे। इसको कहते हैं दे सिंक एंड स्विम टुगेदर। शायद पूछा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन करती है, शाहनजर तुम्हें लगता है कि एक गवर्नमेंट वाले अपने आप को खुद ही डिसमिस करेंगे? अपोजिशन ही करेगी, गवर्नमेंट वालों ने अपने आप को अच्छा, so if one is dismissed, all are dismissed. It is called collective responsibility system. It is called collective responsibility system. ये होता है जी उसके अंदर सिस्टम होता है। अब वो कहाँ होता है? पाकिस्तान की आप मिसालें पूछी जा रही है, मुझे पता था पाकिस्तान में बड़े इन्वॉल्व हो जाएंगे, बट मैं इसको नहीं करूंगा, सॉर्ट ऑफ जवाब दूंगा। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया? दानियाल का सवाल, नो रेजोल्यूशन मैंने दानियाल मिसाल दी थी रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन जरूरी नहीं कि क्रिटिसाइज ही हो, जरूरी नहीं होता। इसकी समझ नहीं आई जरा? हमने कोई और प्रोसेस नहीं देखना, प्रोसेस क्या है कोई प्रोसेस नहीं देखना, हमने सिर्फ देखना है हमारा टॉपिक है पावर के प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को डिसमिस कौन करता है? दिस इज द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर्स। लोअर हाउस की पावर है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। हमने ये वो होती कैसे है, कौन इन्वॉल्व होता है? नन ऑफ आवर कंसर्न्स, नन ऑफ आवर कंसर्न्स। सीएम लेवल पे नन ऑफ आवर कंसर्न्स, हमारी कंसर्न्स नहीं है, सीएम को कर सकते हैं। मैं जस्ट मिसाल दे रहा था, कर सकते हैं। आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, या नहीं लिखेंगे। यहां पे हम बात कर रहे हैं पीएम की और कैबिनेट की। सिर्फ एक मिनिस्टर को रिमूव किया जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, सारे के सारे डिसमिस हो जाएंगे। एक को करें सारे डिसमिस हो जाएंगे। अब अगला पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या कभी हुआ था, रिसेंट एग्जांपल मेरे पास नहीं है जिसमें डिसमिस किया गया हो। ऑल्दो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन प्रेजेंट की गई, बोरिस जॉनसन के खिलाफ प्रेजेंट हुई। पाकिस्तान में तो अभी रिसेंट में नहीं हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, लेकिन कोशिश की गई थी बेनजीर भुट्टो के खिलाफ 1990 में कोशिश की गई। IGI ने कोशिश की थी, नवाज शरीफ साहब ने, और उस कोशिश में उनको पैसे दिए थे अलकायदा ने और उसामा बिन लादेन ने पैसे दिए थे नवाज शरीफ साहब की पार्टी को और डिफरेंट पार्टीज को कि आप उनको करें, बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस करें। बट देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स जहां पे अटेम्प्ट हुआ। ख्वाजा नाज़मुद्दीन की गवर्नमेंट को किया गया था 1950s के अंदर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिसमिस किया गया था। बहुत सारी एग्जांपल हैं, लेकिन प्रोविंशियल लेवल की एग्जांपल ना लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा नेशनल लेवल की एग्जांपल अगर हो तो आप लिख लें। बट दिस इज सिंपल जी, ये पावर्स होती हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। दिस इज जस्ट द एग्जांपल जी जो हम बात करेंगे। अब रेशो का सवाल अरबाब बार बार पूछ रहे हैं, रेशो ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पूछा जा रहा है। अच्छा मुझे बताइएगा, डू वी नीड टू हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन नाउ टुडे? आज जरूरत है वो क्वेश्चन आंसर सेशन की? जी एग्जैक्टली, बरका आंसर इज। सो शुड आई कंटिन्यू? मेरे ख्याल में कोई सवाल का जवाब नहीं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके ग्रेट, थैंक यू। अच्छा, अब एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट, क्या बात करने लगा था मैं भूल गया। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अब हमने कहा लेजिस्लेचर तो प्लूरल बॉडी होती है। प्लूरल का मतलब है, वैसे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है, 342 मेंबर्स हैं, सेनेट में 104 हैं, अमेरिका में 435 हैं और 100 हैं। ये नंबर अभी आप ना याद रखिएगा, ये बाद में आपको पढ़ाऊंगा मैं, बल्कि वो नादेली ने जो शेयर करेंगे उसके अंदर नंबर लिखे होंगे सबके। हर लेजिस्लेचर के जितने नंबर हैं वो लिखे होते हैं, हंड्रेड्स होते हैं, हंड्रेड्स। बल्कि चाइना में 3000, 2980 के करीब, कोई 2980 मेंबर्स हैं उसके अंदर। थैंक यू नादेली, थैंक यू। तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के अंदर। फैसला कैसे करते हैं? हाउ दे डिसाइड? रेजोल्यूशन पास करनी है, लॉ पास करना है, इंपीचमेंट करनी है, इलेक्ट करना है, डिसमिस करना है, कैसे करते हैं? हम इसके लिए लफ्ज यूज करते हैं, अब ये सुनिएगा जी, हम इसके लफ्ज यूज करते हैं, दे यूज मेजोरिटी। यस तनान, दे यूज मेजोरिटी, मेजोरिटी वोट। अब मेजोरिटी लफ्ज सिंपल नहीं है इतना, मेजोरिटी चाहिए होती है। मेजोरिटी कहते हैं 50% +1, मेजोरिटी कहते हैं
50% प्लस 1। हम 4 लोग हैं, अगर मेजॉरिटी मतलब 4 में से 3 लोग, सॉरी 50 प्लस 1 50% प्लस 1, कभी 51% ना लिखिएगा प्लीज। 51% और चीज होती है, 50% प्लस 1 और चीज होती है सर। अच्छा, यस, डिफरेंस क्या होता है ये असद अजीज साहब से पूछिएगा, उस पे अलग बात होगी। अदीर इसको छोड़ दें, ये मैं PM30 को छोड़ दें, इसको मिटा दें, ये एम लिखा था मैंने, अब नहीं लिखा हुआ। अच्छा, नाउ पॉइंट सुनिएगा जी प्लीज, अब बाकी बातें छोड़िए, अब इस मेरे पॉइंट पे लिखिएगा। नाउ 3 मेन काइंड्स ऑफ मेजॉरिटीज होती हैं, 3 तरह की यूजुअली मेजॉरिटीज होती हैं, और भी होती है बट 3 तरह की मेजॉरिटीज होती हैं। एक है सिंपल मेजॉरिटी, एक है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और एक है स्पेशल मेजॉरिटी। मैं यहां लिख देता हूं, सिंपल, एब्सोल्यूट, स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल, एब्सोल्यूट और स्पेशल। सुनिएगा गौर से प्लीज, गौर सुने। मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूं, इतने हाईएस्ट लेवल पे बच्चों को नहीं पता होता। मैं हामिद मीर साहब, पिछले दिनों एक शो लगा हुआ था, हामिद मीर साहब ने भी इंतहाई गलत मीनिंग बताए। 2 दिन टीवी पे आके वो प्राइम टाइम पे गलत बताते रहे, जानबूझ के नहीं, अब उनको आइडिया नहीं था। सिंपल मेजॉरिटी का लफ्ज यूज करते रहे, और वो ऐसा लफ्ज नहीं था, ही वॉज डूइंग द रॉन्ग थिंग, गलत लफ्ज यूज कर रहे थे। इसी और सुनिएगा प्लीज, अगर हमें भी गलत है, आप ठीक होंगे तो आप, मैं कहना चाह रहा हूँ, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या होती है, और स्पेशल क्या होती है। पहले मेजॉरिटी को मीनिंग समझेंगे, और फिर हम उसको यहां पे देखेंगे किस काम के लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी को मैं पहले डिफाइन कर रहा हूं, अब मैं फंक्शन नहीं बता रहा, अब मैं तकसीम कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं। सिंपल मेजॉरिटी इज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। Simple majority is the majority of present and voting. अब आ रही है बस, अब तो शोर नहीं आ रहा, वो बाहर से आ रही थी दूसरे। नहीं सभी ने इसको एट द टाइम ऑफ वोटिंग नहीं, इसका लफ्ज थोड़ा सा चेंज करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड प्लस कर दें, एंड वोटिंग, इसको हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, समझाता हूं। यस, एग्जैक्टली। अब अभी हाउस को छोड़ दें, आप हाउस का मतलब जरा ध्यान रखें। अब मैं जब मिसाल देता हूं छोटी सी, फर्ज करें आप घर में 10 लोग हैं। अब अगर आप समझिएगा प्लीज, क्योंकि डेफिनेशन पेपर में नहीं लिखनी, समझना है। आप घर में 10 लोग हैं, फर्ज करो सारी फैमिलीज इकट्ठी हैं। 10 में से आपने फैसला करना है, कोई फैसला करना है, और आप कहते हैं कि जी हम सिंपल मेजॉरिटी से फैसला करेंगे। फर्ज करें आप ये फैसला करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से डिसीजन करना है, और आप 10 में से पेरेंट्स कहते हैं भाई हमें नींद आ रही है, हम सो रहे हैं, 2 जाके सो जाते हैं। पीछे कितने लोग बच के, 2 लोग चले जाएंगे, पीछे कितने बच जाएंगे, 8 मौजूद हैं। वोट डालते हैं आप, 8 लोग वोट डालते हैं। 8 जब वोट डालने वाले आते हैं, कोई एक कहता है कि मैंने वोट ही नहीं डालना, मैं मौजूद हूं, मैं बैठा हूं, पर मैंने कोई वोट नहीं डालना, हाँ ना, खामोश। मौजूद है, वोट नहीं डाला, फुफ्फू है वो। पीछे कितने लोग बच गए, हमें नहीं, देम आर लेफ्ट 7 बच गए। 7 लोगों ने वोट डाला, पर्चियां डाली, वोट डाला, तो मेजॉरिटी 7 में से क्या होगी, व्हाट विल बी द मेजॉरिटी इन 7? 4, बिकॉज अब ये जो 4 मेजॉरिटी आपने निकाली, इसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। घर में लोग थे 10, मौजूद थे 8, वोट डालने वाले थे 7, तो जो वोट डालने वाले थे उनमें से आपने लोग उठाए, और आपने कहा जी ये जो मेजॉरिटी है इसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। इज इट क्लियर? ये सिंपल मेजॉरिटी होती है। अब इसको जरा
पार्लियामेंट पे अप्लाई करते हैं, लेजिस्लेचर पे अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान की मिसाल से करते हैं, या पाकिस्तान को चले पाकिस्तान की ले लेते हैं, कोई बात नहीं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के कितने मेंबर्स हैं करंटली? नेशनल असेंबली मेंबर्स 342, गुड, 342 हैं जी मेंबर्स। अगर फर्ज करें एक लॉ है जिसके पास होने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, एक लॉ को पास होने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। शायद इसको सुनिएगा, इसी में समझ आ जाएगी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, लोअर हाउस है, इसमें एक लॉ पास करना है और आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन जरूरी है कि सारे लोग मौजूद हों, प्रेजेंट हों उस दिन? इज इट नेसेसरी? बिल्कुल भी नहीं है, अक्सर कभी भी नहीं होता मेरे ख्याल में। फर्ज करें उस दिन 250 लोग मौजूद हैं, 250 आर प्रेजेंट, 250 मौजूद है। अब उन 250 में से जो असेंबली में बैठे हैं, बिल आता है उनके सामने, जरूरी है कि सारे वोट डालें? कुछ डेस्क बजा के बाइकाट करके भाग भी तो जाते हैं, और कुछ खड़ो के नारे मारते कहते हैं हमने वोट नहीं डालना। नॉट ऑल वोट। फर्ज करें उनमें से 150 लोग वोट डालते हैं, 150 कास्ट द वोट, तो सिंपल मेजॉरिटी कितनी होगी? 76 एग्जैक्टली। दिस इज कॉल्ड सिंपल मेजॉरिटी। ये बात समझ आ गई? इज सिंपल मेजॉरिटी क्लियर? ओके, गुड। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। 75 6 कैसे? 150 टोटल लोग वोट डालने वाले थे, उसके 50% बन गए 75 + 1। यस एग्जैक्टली, मोर देन हाफ लोग, एग्जैक्टली। और जिनको ये समझ ना आए, आपने मुझसे रब्ता नहीं करना, आपने असद अजीज साहब से रब्ता करना है। मैथ उन्होंने पढ़ाई थी, वो मैं नहीं समझा सकता, मैं आइडिया समझाऊंगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पे जाते हैं। ओके, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी is majority of the total membership. Majority of absolute majority is majority of total membership. मिसाल के तौर पर फर्ज करें, हाइपोथेटिकली पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं 342। जिस दिन वोटिंग होनी हो उस दिन वोटिंग में लोग आए 250। फर्ज कर रहा हूं 250 में से फर्ज कर रहा हूं वोट डालने वाले लोग थे 200। ये सुनिएगा सवाल गौर से, अभी जंप नहीं करना, रश नहीं करना। देयर आर 342 मेंबर्स टोटल, प्रेजेंट वर 250, द वंस हु वोटेड दे वर 200। अब अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निकालनी हो तो कितनी होगी 200 की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? दानियाल इज करेक्ट जी। मैंने कहा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। बेशक 200 मौजूद हों, लेकिन टोटल मेंबरशिप कितनी है? 342। टोटल अगर 342 है, उसकी मेजॉरिटी कितनी बनेगी? हाफ कर देंगे, 171 + 1 172। सो आप बेशक 200 लोग वोट डाल रहे हो, बट मेजॉरिटी अगर आपको एब्सोल्यूट चाहिए देन यू नीड 172 वोट्स। So absolute majority is a majority in relation to total membership. It does not care कितने लोग मौजूद हैं, कितने वोट डाल रहे हैं। You don't need to care about that. आपका सारा फोकस होता है टोटल मेंबरशिप के ऊपर। सिंपल है मेरे ख्याल में। इज इट क्लियर? कोई सवाल पूछना तो पूछें इस पे। इफ यू आर क्लियर तो प्लीज बताइएगा। गुड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्पेशल मेजॉरिटी होती है, स्पेशल मेजॉरिटी इज यूजुअली मोर देन 50% मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी इज मोर देन 50% मेजॉरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 मेजॉरिटी। देखें, सिंपल हो या एब्सोल्यूट हो, उसमें हम 50% को स्टैंडर्ड बनाते हैं। 50% + 1 2/3, ये कितने परसेंट बनता है? हाउ मच परसेंटेज इट इज?